Hello and welcome back to the Samad Academy. Next topic is returns and payment. So GST में different types of return कौन से हैं, TDS, TCS कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीजें GSTR1 कैसे फाइल होते हैं, GSTR3 भी कैसे प्रोसेस करना है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले अगर बात करूं, आप रिटर्न फाइलिंग करें. रिटर्न फाइलिंग करने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी, कैश लेजर और क्रेडिट लेजर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. अब ये तीनों लेजर होते क्या हैं? कैसा होता है कि अगर आप कोई भी रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे कि GSTR3 भी, आप जब कोई पेमेंट करते हो, दैट इज आपने कोई पेमेंट किया, तो ये एक तरह का वॉलेट की तरह काम करता है. यानी कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पे 3 क्रेडिट लेजर होते हैं. एक होता है ई कैश लेजर, एक होता है ई क्रेडिट लेजर और एक होता है ई टैक्स लायबिलिटी लेजर. आप जब कभी भी पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट किसी पर्टिकुलर रिटर्न के लिए पेमेंट नहीं करते हैं, बल्कि आप जब पेमेंट करते हैं तो वो एक तरह के वॉलेट में जाके अमाउंट आपका बैलेंस शो करना स्टार्ट करता है. दैट इज कॉल्ड ई कैश लेजर. वो बैलेंसेस आप कितना भी पेमेंट कर सकते हैं और जैसे जैसे रिटर्न फाइलिंग करते जाएंगे आप वो फंड वहां से यूटिलाइज होते हुए जाएगा. सो कहने का मतलब ये हो गया कि आप जब कोई पेमेंट करते हो तो पेमेंट डायरेक्ट पर्टिकुलर रिटर्न के लिए नहीं जाता है, बल्कि वो फंड ई कैश लेजर में ट्रांसफर होता है और वहां से वो क्रेडिट एंड डेबिट होते रहता है. सिमिलरली जब आप रिटर्न फाइलिंग करते हैं, आपकी जो क्रेडिट लेजर से जो इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस होता है वो ई क्रेडिट लेजर में अवेलेबल होता है. अगर आपने कोई भी रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो और जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे नेट टैक्स लायबिलिटी कम है और अपना क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, तो वो जो क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ अमाउंट होता है, फिगर होता है, वो ई क्रेडिट लेजर में जाके अवेलेबल शो करता है. सिमिलरली टैक्स लायबिलिटी लेजर, जो आपकी लायबिलिटी होती है वो आपको डिस्चार्ज करनी होती है आइदर विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट बैलेंस और यू कैन से कैश वॉलेट बैलेंस. सो ये 3 लेजर जो होते हैं पोर्टल पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इसे समझना, इसे जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ये लेजर्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन, जैसे कि टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस, अदर अमाउंट पेबल एज पर रिटर्न, टैक्स, इंटरेस्ट, अमाउंट पेबल एज पर डिटरमाइंड बाय प्रोबेशनरी ऑफिसर, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब चीजों में टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिसिप्ट अपॉन रिजेक्शन ऑफ रिफंड, यानी कि इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट, डिपॉजिट ऑफ अमाउंट दैट इज ई कैश में इंटरेस्ट, लेट फीस, TDS, TCS, रिजेक्शन फंड फ्रॉम कैश लेजर, ये सारी चीजें इसमें एडेड होते हैं. प्लस पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और कैश लेजर, TDS, TCS, रिवर्स चार्ज, कंपोजिशन थ्रू कैश लेजर, ये सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती. दैट इज रिलीव बाय आपके अपीलेट अथॉरिटी ऑफ ट्रिब्यूनल कोर्ट यूजिंग ऑफ ITC मेकिंग फॉर द पेमेंट, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिफंड क्लेम, ये सब चीजें यहाँ पे नहीं होती. इसमें मोटे मोटे तौर पे ये होता है कि आपने जो रिटर्न फाइलिंग करना है, जो GSTR3 भी फाइल करनी है या फिर आपका जो टैक्स लायबिलिटी बनती है, ये सारे के सारे टैक्स लायबिलिटी को डिस्पर्स करने के लिए जो कैश फंड होता है वो ई कैश लेजर में जाता है. क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं वो क्रेडिट बैलेंस में चले जाते हैं और जो लायबिलिटी लेजर होता है वो ई कैश लायबिलिटी लेजर में चला जाता है, जो कि लायबिलिटी लेजर को हम क्रेडिट या फिर कैश वॉलेट लेजर के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं. ये चीजें हमने आगे डिस्कस और करेंगे. हम आने वाले वीडियो के थ्रू आउट हम इसको और डिस्कस करेंगे और इसका लाइव एग्जांपल हमने GST मैनेजमेंट इन टैली एंड टैली ERP 9 ऑफ प्राइम, टैली प्राइम में भी डिस्कस किया हुआ है. आप वहां के भी कोर्सेज अगर आपने कंप्लीट किया तो वहां पे भी आप डिटेल में समझ सकते हो कि ये कैसे वर्क करता है. ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट. यस, ये चीज मैं जस्ट आपको वापस बताना चाहूंगा कि ये जस्ट एक छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो इसकी वर्किंग मैकेनिज्म, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. प्रैक्टिकल लेवल पे अगर आप इसे करने जाओगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हालांकि इसे करना और समझना बहुत जरूरी है. ये चीज को भी हमने प्रैक्टिकल लेवल में GST मैनेजमेंट वाले टॉपिक में सेशन में उस कोर्स में हम लोगों ने कवर कर रखा है. बट आप ये समझो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है वो होता है IGST, CGST, SGST. ये 3 इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्टमेंट दैट इज अवेलेबल बैलेंसेस होते हैं. इसका यूटिलाइजेशन इन सीक्वेंस होना चाहिए. इन सीक्वेंस कहने का मतलब एक प्रॉपर फॉर्म में ही आप इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हो. अर्लियर पहले क्या होता था, आपके पास इनपुट IGST, इनपुट CGST, इनपुट SGST बैलेंसेस थे
और उसी तरह से आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी बैलेंसेस हुआ करते थे। तो ये इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी पहले आपस में ही नॉक ऑफ होते थे। इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, ये आपस में ही नॉक ऑफ हो जाया करते थे। बट इससे होता क्या प्रॉब्लम था, इससे आईजीएसटी की जो लायबिलिटी पे करनी पड़ती थी सेंट्रल गवर्नमेंट को पास अमाउंट जाता था, और जो स्टेट गवर्नमेंट को डिसबर्स करने में काफी इश्यूज होते फेस करने पड़ते थे। सो एट द टाइम इसको लेटर ऑन फरवरी 2019 में ये चेंज किया गया, ये प्रोसेस जाके चेंज हुआ एंड ये मैकेनिज्म जो इसका वर्किंग फ्लो था ये पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया। तो आपके पास आईजीएसटी का जो इनपुट है, सीजीएसटी का इनपुट है, एसजीएसटी का इनपुट है, तो इस केस में गवर्नमेंट ये चाहती थी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस जो आईजीएसटी का आपके पास पहले है, सबसे पहले इसको नॉक ऑफ किया जाए, खत्म किया जाए, जीरो किया जाए। तो कहने का मतलब अगर आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस है तो सबसे पहले आप उसको आउटपुट आईजीएसटी के साथ एडजस्ट करो, उसके बाद अगर बच गया बैलेंसेस तो आउटपुट सीजीएसटी के साथ एडजस्ट करो, फिर भी बैलेंस बच गया तो एसजीएसटी के साथ एडजस्ट करो। तो जाके अगर ये आईजीएसटी खत्म हो गया, अब खत्म होने के बाद जीरो हो गया, तो जाके सीजीएसटी को सीजीएसटी के साथ, एसजीएसटी को एसजीएसटी के साथ एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में एक दूसरे के साथ कभी एडजस्ट नहीं होते हैं। सीजीएसटी एसजीएसटी आपस में कभी एडजस्ट नहीं होते हैं, याद रखना। सिंपल मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर दूं, आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट नए रूल के हिसाब से सबसे पहले आउटपुट आईजीएसटी के साथ, फिर आप यानी कि फिर उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हो सीजीएसटी की लायबिलिटी के साथ, फिर आउटपुट एसजीएसटी के साथ। अगर बैलेंस बचा तो फिर भी बैलेंस बच गया तो ऑब्वियस सी बात है, तो आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई सारी की सारी, फिर भी बैलेंस बच गया तो उसका मतलब बाकी सीजीएसटी एसजीएसटी का इनपुट तो ऑलरेडी बचा रहेगा। कहने का मतलब जब तक कि आईजीएसटी का इनपुट टैक्स जीरो नहीं हो जाता तब तक आप सीजीएसटी का इनपुट एसजीएसटी का इनपुट को यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। सीजीएसटी को सीजीएसटी के अगेंस्ट, एसजीएसटी को एसजीएसटी के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते हो। तो इसमें लूपहोल क्या होती है, इसमें लूपहोल है, इसमें सिस्टम क्या करता है, सिस्टम सीक्वेंस फॉलो करता है। आईजीएसटी को आईजीएसटी के साथ एडजस्ट करता है, आईजीएसटी को फिर सीजीएसटी से एडजस्ट करता है, आईजीएसटी को एसजीएसटी से एडजस्ट करता है, और ये अल्टीमेटली आईजीएसटी के बैलेंसेस को जीरो कर देता है। तो उस केसेस में प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी के इनपुट टैक्स होने के बावजूद भी आप सीजीएसटी और एसजीएसटी की लायबिलिटी को एडजस्ट नहीं कर पाते हो और अल्टीमेटली आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। हालांकि देयर इज अ प्रोविजन, एक प्रोविजन यहाँ पे ये भी दिया हुआ है जिसको हम लोग यूटिलाइज नहीं करते, बहुत सारे लोग यूटिलाइज नहीं करते, बट एक सीक्वेंसेस आप इसको दैट इज इस लूप को आप तोड़ के भी आगे बढ़ सकते हो, जो कि करेक्ट मेथड है, फॉलो कर सकते हो आप उसको चाहो तो। जिसमें पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है कि आईजीएसटी के इनपुट बैलेंस को जीरो होना चाहिए, बिल्कुल जीरो होना चाहिए। तो आप आईजीएसटी के इनपुट के बैलेंस को जीरो करना चाहते हो तो आप इस लूप को, जो मैंने बताया आईजीएसटी से फिर सीजीएसटी फिर एसजीएसटी, आप चाहो तो आईजीएसटी को सबसे पहले एसजीएसटी से एडजस्ट कर लो, फिर सीजीएसटी से एडजस्ट कर लो, आईजीएसटी से एडजस्ट कर लो, बैलेंसेस को सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में एडजस्ट कर लो। तो कहने का मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, पर्पस जो मेन है आईजीएसटी का सॉल्व हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और सीजीएसटी एसजीएसटी भी आपके एडजस्ट हो जाएंगे, टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका लाइव केस स्टडी चाहिए, इसका यूटिलिटी मॉड्यूल अगर चाहिए तो डाउनलोड सेक्शन में जाके यूटिलिटी मॉड्यूल डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो कि ये मैकेनिज्म को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, विच इज करेक्ट। सिस्टम अगर आप मैन्युअली चेंज करोगे पोर्टल एक्सेप्ट कर लेगा, बट बाय डिफॉल्ट पोर्टल आपको वही दिखाएगा जो उसको इंस्ट्रक्टेड है, सो दैट आपको ये फोर्सफुली टैक्स पे करना पड़ेगा। बट देयर इज अ प्रोविजन कि आप उसको ऑल्टर करके भी आगे बढ़ सकते हो और रिटर्न फाइल कर सकते हो। सो यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब बात करते हैं कलेक्शन ऑफ इनकरेक्ट अमाउंट एंड रेट। ऐसा हो सकता है कि हम लोग गलत टैक्स कलेक्ट कर ले या फिर गलत रेट ऑफ जीएसटी के साथ कलेक्ट कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है, वेयर टैक्स कलेक्टेड इन एक्सेस द एक्सेस अमाउंट टू बी डिपोजिटेड फॉर विद द गवर्नमेंट। सप्लायर कैन इश्यू अ क्रेडिट नोट, यस, अगर मान लो ज्यादा टैक्स पे कर दिया और भर भी दिया तो कोई बात नहीं है। अगर आपने ज्यादा कलेक्ट किया तो ऑब्वियस बात है पे करो, उसके बाद से आप क्रेडिट नोट रेज करो और टैक्स लायबिलिटी क्या कर दो, अपनी रिड्यूस कर दो। इफ आउटपुट टैक्स नॉट सफिशिएंट इन फ्यूचर दे मेक ए क्लेम रिफंड। अगर मान लो आउटपुट टैक्स आगे चल के नहीं बनता है, अगर मान लो आपने यहाँ पे क्रेडिट नोट रेज कर दिया है और लायबिलिटी रिवर्स कर दी और आगे चल के आपने कोई भी आउटपुट टैक्स बनता ही नहीं है, तो ऐसे केसेस में आप रिफंड क्लेम कर सकते हो, सब्जेक्ट टू बी अनजस्ट एनरिचमेंट, यानी कि कुछ जस्टिफिकेशन के साथ में कि आगे चल के मेरा कोई सेल नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है जो मेरा टैक्स लायबिलिटी रिवर्स हुई है उसका इनपुट टैक्स बेनिफिट तो मुझे लेना है।
तो ऐसे केसेस में अगर आपने टैक्स एक्सेस पे कर दिया तो क्लेम कर सकते हो, एज अ रिफंड क्लेम कर सकते हो। द रेसिपिएंट इज टू रिड्यूस द इनपुट टैक्स क्रेडिट अगेंस्ट द क्रेडिट नोट, और साथ साथ में जो रिसीवर है, रिसीवर ऑफ गुड्स और सर्विस, उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट नोट रेज किया है बिकॉज आपने क्रेडिट नोट दिया है, तो उसके बुक्स में जो इनपुट टैक्स उसने 100 रुपए का लिया था वो 10 रुपए से माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी लायबिलिटी खाली थी 90 रुपीज को, तो 10 रुपए का इनपुट टैक्स तब भी आपको रिफंड मिलेगा जब सामने वाले पार्टी वो अपने बुक से उतना रिवर्स करेगा। वेयर कंडीशन ऑफ सेक्शन 34 नॉट फुलफिल्ड ओनली अकाउंटिंग क्रेडिट नोट टू बी इश्यूड, यानी कि अगर मान लो वो 34, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि आपका रूल के हिसाब से आप क्रॉस करते हो, यानी कि आप रूल के बाद, टाइम लिमिट के बाद रिलीज करते हो, क्रेडिट नोट होता है, तो ऐसे केसेस में आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हो, वापस से बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्लेम नहीं ले सकते हो, रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हो, और आप सिर्फ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट एंट्री मार दो, आपका ये लॉस ऑफ अमाउंट हो गया बिकॉज आपने पे कर दिया, खत्म है कहानी। अब नो रिवर्सल ऑफ क्रेडिट रिक्वायर्ड ऑन द रिसिपिएंट इफ अकाउंटिंग क्रेडिट नोट रिसीव्ड, नो रिवर्सल ऑफ क्रेडिट रिक्वायर्ड ऑन रिसिपिएंट्स एंड इफ अकाउंटिंग क्रेडिट नोट रिसीव। इसका मतलब ये हो गया कि अगर टाइम लिमिट के बाद आपने क्रेडिट नोट रेज किया जिसमें जीएसटी आपको रिफंड नहीं मिलने वाला है, तो ऑब्वियस बात है कि सामने वाला जो रिसिपिएंट है वो रिसिपिएंट भी क्रेडिट नोट को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है उसको, बिकॉज जो था वो है, उसको मिल गया, उसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज अकाउंटिंग क्रेडिट नोट उसको रिसीव नहीं होगा। टैक्स कलेक्टेड लोअर देन स्टैट्यूटरी रेट, अभी तो हम लोगों ने बात कर ली एक्सेस के केस में, अगर अब लोअर के केस में क्या होता है, बैलेंस अमाउंट टू बी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सप्लायर। ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट आपसे पैसे तो छोड़ने वाली नहीं है, 100 रुपए का टैक्स भरना था, आपने 80 रुपए टैक्स पे किया, 20 रुपए गवर्नमेंट को मालूम पड़ा तो 20 रुपए गवर्नमेंट आपसे तो क्लेम करेगी ही करेगी। रिकवरी ऑफ सेड अमाउंट फ्रॉम द रिसिपिएंट डिपेंड अपॉन द कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट। इफ कलेक्टेबल सप्लायर कैन इन टर्म रेज अ डेबिट नोट, डेफिनेटली सप्लायर एक डेबिट नोट रेज कर सकता है और उसका अमाउंट जो है पे करेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट के साथ जो भी एप्लीकेबल रहेगा, और जैसे डेबिट नोट रेज करेगा और फाइल करेगा विद अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इनवॉइस, तो जाके उसका रेसिपिएंट को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकता है। इंटरेस्ट एंड पेनल्टी टू बी पेड बाय सप्लायर, ऑब्वियस बात है इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी एप्लीकेबल होगा वो सप्लायर ही पे करेगा, लेकिन कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपने इनकरेक्ट दिया तो गवर्नमेंट को करेक्ट फिगर ही चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स अमाउंट तो प्रॉपर चाहिए, लेकिन अगर आपने टाइम लिमिट लेट कर दी, आपने लिमिट के बाद अगर क्रेडिट नोट रेज कर रहे हो जो टाइम लिमिट है डिफाइन है, तो फिर भूल जाओ, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है कि कहीं कहीं पे ऐसा हो, आई एम श्योर आप तो नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, लेकिन अगर ऐसा केस हुआ तो थोड़ा सा स्टडी करते इसमें क्या लिखा हुआ है। Notwithstanding anything to the contrary contained in the order or direction of any appellate authority or appellate tribunal, court in any provision of this act or the rules whereunder or any other law for the time being enforced, every person who has collected from any other person any amount representing the tax under the act and has not paid said amount to the government shall forthwith pay the said amount to the government irrespective of whether the supplier in respect of which such amount was collected are taxable or not। अगर कहने का मतलब ये हो गया, अगर उस पार्टी ने, किसी सप्लायर ने पार्टी सामने वाली पार्टी से टैक्स के फॉर्मेट में कोई अमाउंट कलेक्ट किया है, भले ही वो सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई था या ना था, लेकिन अगर उसने कलेक्ट किया है तो डेफिनेटली वो टैक्स अमाउंट गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होगा, सप्लायर को वो जो उसने कलेक्ट किया है वो गवर्नमेंट को पे करना होगा। Whether any amount is required to be paid to the government under subsection 1 and which has not been so paid, the proper officer may serve on the person liable to pay such amount with a notice। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि उसने पे करना चाहिए था, पे नहीं किया अमाउंट, तो उसको डेफिनेटली प्रॉपर ऑफिसर के अंडर में वो उसको नोटिस इश्यू किया जाएगा, सो कॉज नोटिस इश्यू किया जाएगा टू वाई द सेड अमाउंट स्पेसिफाइड इन द नोटिस शुड नॉट बी पेड टू द गवर्नमेंट। वो ये पूछा जाएगा कि भाई आपने ये अमाउंट क्यों गवर्नमेंट को आप नहीं पे कर रहे हो, क्या रीजन है, वाई अ पेनल्टी इक्विवेलेंट टू द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द नोटिस शुड नॉट बी इम्पोज। और साथ साथ में भी पूछा जाएगा कि आपने टैक्स अमाउंट तो नहीं भरा, लेकिन साथ साथ में भी बताओ कि हम आपके ऊपर पेनल्टी क्यों ना लगाएं, आपके साथ साथ में मतलब आपने ये टैक्स कलेक्ट किया क्यों नहीं पे किया और पेनल्टी लगा रहे हैं हम लोग, अगर नहीं लगाए तो क्यों नहीं लगाए, आप इसको जस्टिफाई करो। तो शो कॉज नोटिस भी गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया जाएगा। इसके कॉन्सिक्वेंसेस ही अलग अलग हो सकते हैं, वो अमाउंट उसने विद इंटेंशन के साथ किया था, विदाउट इंटेंशन के साथ किया था, डिपेंड, उसके हिसाब से गवर्नमेंट आगे चल के एक्शन ले सकती है। टैक्स
wrongfully collected and paid to central government और state government, ये तो चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने CGST SGST के बदले गलती से IGST पे कर दिया तो ऑब्वियस बात है उसको रिवर्स करके करेक्ट टैक्स पे कर सकते हो। इस केस में आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली वाइस एंड वर्सा केस, IGST के बदले CGST SGST, CGST SGST के बदले IGST, कोई बात नहीं, उसको रिवर्स करके आप करेक्ट अमाउंट टैक्स पे कर दो, इसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओमिशन टू शो टैक्स अमाउंट इन इनवॉइस, अगर गलती से आपने टैक्स अमाउंट ही नहीं दिखाया इनवॉइस पे तो वेयर ट्रिब्यूनल हेल्ड एन एक्टिविटी वाज टैक्सेबल फॉर विच नो अमाउंट वाज कलेक्टेड, मतलब कि एक चीज जैसे कि टैक्सेबल था। अब एग्जांपल के तौर पे फॉर एग्जांपल मैम ले लो, अभी इस केस में हुआ क्या, रिसेंटली एक क्लाइंट का केस स्टडी है, उसमें क्या हुआ कि सप्लायर वाज अंडर मतलब इंफॉर्मेशन, उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो पार्टी को सर्विस प्रोवाइड करते थे लेट्स से 1 लाख रुपीस का, और 1 लाख रुपीस में कॉन्ट्रैक्ट में ये भी था कि पार्टी से वो 1 लाख रुपीस सर्विस का चार्जेस तो लेंगे ही लेंगे, साथ में वो क्लाइंट एक्सपेंस रिइंबर्समेंट, यानी कि वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उनके पॉकेट से जितना भी खर्चा होगा वो भी सामने वाली पार्टी से कलेक्ट किया जाएगा। तो कहने का मतलब अगर 1 लाख रुपए का सर्विस था तो 10,000 रुपीज इन्होंने अपने पॉकेट से खर्चा किया, तो सामने वाली पार्टी से रिकवरेबल अमाउंट था 1,10,000। तो ये पार्टी इनवॉइस रेज करती थी 1,10,000 की, लेकिन जीएसटी जो चार्ज करता था वो 1 लाख पे ही करता था, 10,000 पे वो जीएसटी चार्ज करना भूल जाते थे। तो ऐसे केस में जब हुआ ये, तो उनका जब ऑडिट हुआ तो आइडेंटिफाई हुआ कि सर आपको ये तो ऑब्वियस बात है, ये नेचर ऑफ सप्लाई के हिसाब से देखा जाए तो कॉम्पोजिट सप्लाई हो गया, उस केस में सॉरी अपना मिक्स सप्लाई हो गया, तो ऐसे केस में आपको तो टैक्स तो लगाना ही था, लेकिन आपने ये नहीं लगाया, तो जितने भी उनके इनवॉइसेस थे ऐसे क्लाइंट एक्सपेंस रिइंबर्समेंट वाले, उसमें सारा का सारा टैक्स कलेक्ट किया गया, चार्ज किया गया, और ऐसे केस में उनको इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ वो सारे के सारे टैक्स अमाउंट डिसबर्स करने पड़े। तो ऐसे केस में क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट मिला सामने वाली पार्टी को? नहीं मिलेगा, बिकॉज सामने वाली पार्टी ने उसको कुछ पे ही नहीं किया, तो नहीं मिलेगा उस केस का इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि टैक्स अमाउंट नहीं दिखाया इनवॉइस पे, तो व्हेन ट्रिब्यूनल हेल्ड एन एक्टिविटी वाज टैक्सेबल फॉर व्हिच नो अमाउंट वाज कलेक्टेड बाय द सप्लायर, द प्राइस चार्ज इज टू बी ट्रीटेड एज कम ड्यूटी प्राइस, यानी कि जो अगर अमाउंट पार्टी ने इनवॉइस पे दिखाया, अगर उस पे कोई टैक्स अमाउंट नहीं दिखाया, तो वो ट्रीट किया जाएगा कि ये अमाउंट जो है वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अमाउंट है, इसको रिवर्स मैकेनिज्म के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, और वो टैक्स लायबिलिटी ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट को डिस्चार्ज करनी पड़ेगी। तो बात करते हैं नेक्स्ट, ट्रिब्यूनल हेल्ड द स्टेट सर्विस टैक्स पेबल ऑन सिम कार्ड, दिस हैड नॉट बीन कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर, दैट वैल्यू ऑफ सिम कार्ड टू बी टेकन कम टैक्स प्राइस। सिमिलरली ये भी वही केस है। सो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप टैक्स इनवॉइस पे टैक्स अमाउंट नहीं दिखाते हो, तो वॉट एवर द वैल्यू ऑफ द इनवॉइस इज दैट विल बी ट्रीटेड एज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अमाउंट। ओके, अब हम बात करते हैं द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टीडीएस। दिस इज नॉट नॉर्मल टीडीएस, ये वो टीडीएस नहीं है जो आप टीडीएस अंडर सेक्शन 194J, 194H, 195, ये टीडीएस दैट इज डिफरेंट, दैट इज रिलेटेड टू जीएसटी। अब ये किसको अप्लीकेबल है, कैसे कौन चार्ज कर सकता है, कैसे प्रोसेस होता है, ये कैसे फाइल होता है, वो चीजें हम ये आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टीडीएस अंडर सेक्शन 51 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, एवरी डिरेक्टर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। यस, एवरी डिरेक्टर। अब सवाल आता है कि ये डिरेक्टर कौन है, हम डिस्कस करेंगे आगे डिरेक्टर कौन है। रजिस्ट्रेशन इज टू बी डन थ्रू कॉमन पोर्टल, यस कॉमन पोर्टल, यानी कि जीएसटी पोर्टल से आके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वेयर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अंडर अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, इंपॉर्टेंट वर्ड है सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, उसकी जो इनवॉइस की वैल्यू इफ इट इज अबाउट 2.5 लाख, दैट इज टैक्सेबल वैल्यू नॉट इंक्लूडिंग जीएसटी, देन टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड। टैक्स इज टू बी डिडक्टेड व्हाइल मेकिंग क्रेडिटिंग पेमेंट टू द सप्लायर। आप जब पेमेंट कर रहे हो सप्लायर को, यानी कि आप पार्टी को पेमेंट करोगे, उस टाइम पे आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। रेट ऑफ टीडीएस इज दैट इज 2%, आईजीएसटी 2%, सीजीएसटी एसजीएसटी 1%। सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर आप एक सप्लायर हो गुड्स और सर्विस, और आप पर्टिकुलर स्पेसिफाइड लिस्ट है कि कौन कौन जो डिडक्टर है टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं, और ज्यादा करके ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं। तो अगर आप वहां पे कोई प्रोडक्ट या सर्विस सप्लाई कर रहे हो, और जैसे कि आप मान लो भारत पेट्रोलियम ऑब्वियस बात है इसमें गवर्नमेंट के भी शेयर्स हैं, गवर्नमेंट मतलब एंटिटीज कहलाती है। तो ऐसे केस में अगर आप वहां पे कॉन्ट्रैक्ट सिंगल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है अगर आप 2.5 लाख के ऊपर जा रही, दैट इज नेट वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी, तो आप ऐसे केस में 3 लाख रुपए का अगर आपने इनवॉइस रेज किया प्लस जीएसटी,
तो वो पेमेंट करते वक्त 3 लाख रुपए के ऊपर, दैट इज बेस वैल्यू 3 लाख, उसमें से -2% अमाउंट वो डिडक्ट करेंगे, और वो जो अमाउंट होगा -2% प्लस जो आपका 18% जीएसटी है 3 लाख पे, वो अमाउंट आपके अकाउंट में हिट होगा। तो वो अमाउंट जो हिट होगा, तो वो जो 2% टीडीएस काटा है, वो 2% टीडीएस वो जब वो फाइल करेंगे अपने रिटर्न में, दैट इज जीएसटीआर 7, साइज 7 ही आगे चेक करेंगे हम लोग, वो जो रिटर्न फाइलिंग करेंगे, तो वो अमाउंट आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट करता है, वो जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट करेगा। और वो जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, इसका मतलब ये हो गया कि आपको वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके अकाउंट में दिख रहा है, तो आप जाके अपने बुक्स में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करो, और उसकी रिटर्न फाइलिंग आपको भी एक्नॉलेजमेंट के साथ फाइलिंग करनी पड़ती है। जीएसटी पोर्टल पे आप लॉगिन करो, वहां पे टीडीएस टीसीएस आ जाएगा, आप वहां पे जाके फाइलिंग करो। आप जैसे ही फाइलिंग करोगे, आपका वो जो अमाउंट 2% काटा है सामने वाली पार्टी ने, वो अमाउंट आपके ई कैश वॉलेट लेजर में जाके हिट हो जाता है। और जैसे वो ई कैश वॉलेट में हिट हो गया, तो डिपेंडिंग अपॉन द केस टू केस, अगर आप पैसा वो विड्रॉ करना चाहो तो ऐसा विड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप उस पैसे को यूटिलाइज करना चाहो फर्दर टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में, तो आप इसको यूज कर सकते हो। दैट डिपेंड अपॉन योर सिनेरियो। तो पर्सनल लायबल टू डिडक्ट टैक्स, मैंने पूरा का पूरा केस बता दिया है, ये कैसे होता है फाइलिंग। अगर कुछ भी क्वेरी है तो डोंट वरी, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो। पर्सन लायबल टू डिडक्ट टैक्स, अ डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, मैंने बोला था ना गवर्नमेंट की अथॉरिटीज ही ज्यादा करके होती हैं, और लोकल अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, such person or category of person as notified by the government as per notification. Following classes of the person have been notified: an authority, board or any of the set of an act of parliament, state legislator, establishment by government with 51%, जहाँ पे गवर्नमेंट का 51% से ऊपर का शेयर हो। मैंने बताया ना, जैसे भारत पेट्रोलियम हो गया, ऐसे एंटिटीज हो गई जहाँ पे 51% गवर्नमेंट के हो गए, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब गवर्नमेंट एजेंसी को ही अगर आप कोई प्रोडक्ट सप्लाई करते हो, सर्विस देते हो, तो पब्लिक सेक्टर को, इंडस्ट्री को कोई प्रोडक्ट सर्विस देते हो, तो इस केसेस में भी वो डेफिनेटली वो दे आर लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 2% इफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीड 2.5 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी। डिडक्शन ऑफ टैक्स नॉट रिक्वायर्ड, सी टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एक्सीड, अगर 2.5 लाख के नीचे तो ऑब्वियस बात है पार्टी फिर टीडीएस आपका नहीं काटेंगे, सामने वाले पार्टी टीडीएस काट के पेमेंट नहीं करेंगे। Total value of taxable and exempt supplied exceed 2.5 lakhs, but the value of taxable supply does not exceed. इस केस में इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मान लो आप टैक्सेबल सप्लाई और नॉन टैक्सेबल दोनों सप्लाई करते हो, एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल सप्लाई दोनों सप्लाई कर रहे हो, और ये 2.5 लाख के ऊपर है, बट आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर टैक्सेबल सप्लाई 2.5 लाख के ऊपर जाता है तो ही वो टीडीएस काट सकता है, अगर टैक्सेबल सप्लाई 2.5 लाख के ऊपर नहीं है तो वो टीडीएस नहीं काटेगा। Receipt of service goods which are exempted, obvious बात इस पे टीडीएस नहीं कटेगा। Goods on which GST is not leviable on all activity transportation specified in the Schedule 3 where the invoice is issued for the sale of goods for which tax is to be deducted under VAT, that is law before 1st July 2017, but payment is made after 2017 July. Obvious बात है, इस केस में भी टीडीएस उनको नहीं काटना है। और कौन कौन से केस हो सकते हैं? Where the location and the place of supply of the supplier is different from the state and union territory, where deductor is registered, payment related to tax invoice which has been issued before 1st of October 2018, any amount, that is specification applicable था 1st October 2018 से, any amount paid in advance prior to 1st October 2018 but tax invoice is issued after October 2018, where the tax is paid on reverse charge mechanism by the deductive, where the payment is made to the unregistered supplier, where the payment related to cess component. So these are the cases जहां पे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई ऑफ डिटरमाइंड बाय टीडीएस, तो मैंने बताया था टीडीएस का अमाउंट किस पे खाली लगेगा, जो बेस वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू पे होगा, जीएसटी अमाउंट टीडीएस के लिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 6 लाख इंक्लूडिंग जीएसटी, यहाँ पे इंक्लूडिंग जीएसटी है, तो ऑब्वियस बात है 6 लाख पे टीडीएस कभी भी डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग जीएसटी 6 लाख, मान लो इस पे 18% जीएसटी है, तो 6 लाख को 18% यानी कि 118% से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो आपका जो टैक्सेबल सप्लाई हो गया 508,475। तो सिंस द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एक्सीड 2.5, ये 2.5 से ऊपर है, दैट इज डबल है ऑलमोस्ट, तो डिडक्शन ऑफ टैक्स इज रिक्वायर्ड 2% ऑन द basis of this amount. The tax to be deducted from the payment, integrated tax 2%, that is 20,000 rupees 400. Tax to be deducted from the payment, payment यानी कि जितना पेमेंट करेंगे, payment of tax, payment due to X after TDS as per GST provision 63,200. Okay,
यहाँ पे छोटी सी एक वर्किंग मिस्टेक हो गई है, तो दैट इज यहाँ पे अमाउंट 5.5028475, अगर पूरा का पूरा पेमेंट पार्टी सामने वाली पे कर रही है तो ये 508,475 पे 2% का यहाँ पे टीडीएस लगेगा। अगर पार्टी ने लेट से अगर दैट इज 20,000 ही पे किया तो इसके हिसाब से वर्किंग कर दिया। आपको मेक श्योर करना है कि जो बेस वैल्यू होगी इसका 2% टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा। TDS return. Every registered TDS deductor is required to file return in form of GSTR 7, जो मैंने बताया था कि हर महीने की वो 10 तारीख को GSTR 7 फाइल करेंगे और जैसे ही वो टैक्स डिपॉजिट करेंगे बाय चालान विल गेट क्रेडिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। जैसे ही वो जमा करेंगे उनके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में फंड आ जाता है और लायबिलिटी ऑफ GSTR 7 कैन बी डिसबर्स फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। वो अपने रिटर्न फाइलिंग करते वक्त उस पैसे को जो कैश लेजर में डिपॉजिट किया है GSTR 7 फाइल करते वक्त तो वहां पे वो दैट इज यूज कर सकते हैं। और फाइलिंग ऑफ TDS रिटर्न कैन बी डन बोथ फ्रॉम ऑनलाइन मोड इन GST पोर्टल एज वेल एज यूजिंग ऑफलाइन टूल। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई, वो जैसे फाइलिंग करना चाहे फाइल कर सकते हैं। हालांकि डेफिनेटली आपके यहाँ पे तो अप्लीकेबल नहीं होगा GSTR 7, तो आपको फाइल नहीं करना, बट सामने वाली पार्टी GSTR 7 फाइल करेगी और जैसे GSTR 7 फाइल करेगी बाय 10th को आपको आपके GSTR 2A में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। इन केस ऑफ ऑफलाइन मेथड डिडक्टर वुड रिक्वायर टू फिल अप द डिजाइन डॉट एक्सेल फाइल यानी कि एक्सएलएस फाइल में जमा करना रहेगा और अपने को उससे मतलब नहीं है, सिंपल सी बात है। उनको हर महीने की 10 तारीख को रिटर्न फाइलिंग करना है GSTR 7, वो कैसे भी फाइल करे दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। द डिडक्टर शैल फर्निश द डिडक्टी अ सिस्टम जनरेटेड सर्टिफिकेट इन फॉर्म ऑफ GSTR 7A। वो एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे GSTR 7A विच कंटेन्स द फॉलोइंग: कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, रेट ऑफ डिडक्शन, अमाउंट डिडक्टेड, अमाउंट पेड टू द गवर्नमेंट, अदर रिलेटेड पर्टिकुलर्स। यानी कि उन्होंने कितना अमाउंट, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी थी, रेट किस हिसाब से डिडक्ट किया, कितना डिडक्ट किया, कितना गवर्नमेंट को पे किया और बाकी डिटेल्स जो इन्फॉर्मेशन उनको वहां पे होनी चाहिए। एक सर्टिफिकेट, जैसे नॉर्मल TDS के टाइम पे सर्टिफिकेट इशू होता है, फॉर्म 16A इशू होता है, उसी तरह से यहाँ पे GSTR 7 सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। TDS रिटर्न सर्टिफिकेट इज टू बी फर्निश्ड विद इन 5 days ऑफ क्रेडिटिंग द अमाउंट सो deducted to the government. The deductee shall claim the credit of such deduction on his credit electronic cash ledger। मैंने बताया था कि जैसे वो पैसा वो फाइल कर देंगे आपके GSTR 2A में, देखिएगा आप जाके वहां पे ऑन द स्पॉट TDS TCS का रिटर्न जो आपके रिफ्लेक्ट करेगा आपके पोर्टल पे, एक अलग टैब आती है पोर्टल पे, आप जाके वहां पे उसको एक्नॉलेज करके साइन करके सबमिट करोगे, आपका पैसा वो ऑन द स्पॉट आपके कैश लेजर में हिट हो जाता है। ऑल द डिडक्शन मेड ऑन और October 2018 but before the date of registration may be included in the first return to be furnished after obtaining registration। उसके पहले का जितना भी हुआ रहेगा सारा का सारा क्यूमुलेटिव करके आने वाले अगले रिटर्न में फाइल कर सकते हो। हालांकि ये छोड़ दो, पीछे का टाइम का है। लेट फीस एंड रिफंड। अब अगर आप रिफंड दैट इज लेट फीस है, आप रिटर्न फाइलिंग लेट करोगे, ऐसे केसेस में क्या क्या ऑब्लिगेशंस आ सकते हैं। इफ द डिडक्टर फेल टू फर्निश द रिटर्न इन फॉर्म GSTR 7 within due date, तो क्या होगा? If any deductor fails to furnish the certificate of TDS deduction to the deductee within 5 days of crediting to the amount of government ₹100 per day or maximum 5,000। Recovery proceeding under section 73 और 74 that is दोनों important है, एक willful और without willful may be initiated if excess amount deducted then the deductor or deductee can claim refund। obvious बात है, अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो refund claim कर सकते हैं। In case where excess tax is credited the deductee then no refund shall be granted to the deductor। obvious बात है, पैसा चला गया एक बार गवर्नमेंट के पास तो obvious बात है कैसे। डिफाइनिंग ऑफ ई-कॉमर्स एंड ई-कॉमर्स ऑपरेटर। अच्छा ये अब क्या है, अब तक हम लोग TDS देख लिया। TDS वो डिडक्ट करता है जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, गवर्नमेंट जो जिनको डिफाइंड है गवर्नमेंट ने, मत देखा आपने कि बहुत सारी चीजें जो गवर्नमेंट से रिलेटेड ही हैं वही डिडक्ट करेंगे। सिमिलर TDS की तरह ही एक प्रोसेस होता है TCS। हालांकि अभी जो रिसेंटली अभी अक्टूबर के आसपास एक रिसेंटली TCS लॉन्च हुआ है, दैट इज डिफरेंट वन। बट अब जिस तरह से गवर्नमेंट एंटिटी TDS डिडक्ट करते हैं उसी तरह से ई-कॉमर्स ऑपरेटर TCS बिल पे कलेक्ट करते हैं। तो वो ई-कॉमर्स ऑपरेटर कौन है, उसका डेफिनेशन कौन है, वो TCS कैसे कलेक्ट करेंगे और उनके लिए प्रोविजन क्या है, वो कैसे फाइल करेंगे, हमें कैसे उसका बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट तो वैसे ही मिलेगा जैसे हमने TDS का अमाउंट जाके पोर्टल पे वेरीफाई किया, सबमिट किया, हमारे कैश बैलेंस पे आया, उसी तरह से TCS का अमाउंट भी हमारे वहां पे दिखता है और उसको जाके हम सबमिट करके एज अमाउंट अपने कैश बैलेंस में क्लेम कर सकते हैं। तो ये कौन है, ई-कॉमर्स ऑपरेटर कौन है?
Electronic commerce means the supply of goods or service or both including digital product over digital or electronic network. Yes, obvious बात है. Electronic commerce operator means any person who own, operate, manage digital or electronic facility or platform for electronic commerce, जैसे कि Amazon, eBay, eMitra, जितने भी लोग हैं मतलब जो ई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, they call e-commerce operator. Types of e-commerce: person only displaying goods on website, only displaying goods, चाहे आप भले ही वेबसाइट पे दिखाओ लेकिन ऑर्डर ऑफलाइन लो, कोई बात नहीं. इंफॉर्मेशन पोर्टल only provide information without any supply of goods or services, portal allowing transaction of selection payment of on goods or services, जैसे कि Amazon. E-commerce operator through which goods are supplied as per section 52, e-commerce operator ही सप्लाई करे. E-commerce operator supplying goods after the transfer of title to them. इस केस में क्या होता है कि जो ऑर्डर प्रोडक्ट किसी और का, लेकिन जब बुक होता है तो वो प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट क्या करता है, कस्टमर को ना बेचते हुए डायरेक्टली अमेजन को सेल करेगा और अमेजन आगे बेचता है. ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू विच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 95 और अदरवाइज. सो दे आर टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर. सो सप्लाई बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर गुड्स और सर्विसेज, हर एक का है. सप्लाई बाय ऑन सेल्फ, खुद ही सप्लाई करेंगे. अदर सप्लाइंग थ्रू इट, तो यहाँ पे टैक्स चार्ज बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर. इस केस में क्या होगा, अदर सप्लाई थ्रू, दैट इज टैक्स चार्ज बाय सच सप्लाई. अगर वो दैट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर खुद ही सप्लाई करता तो ऑब्वियस बात है खुद ही टैक्स कलेक्ट करेगा. अगर वो किसी और के थ्रू सप्लाई कराता तो सप्लायर जो है टैक्स कलेक्ट करेगा. जैसे कि आपने एग्जांपल अभी दिवाली के फेस्टिवल में आपने बहुत सारे मोबाइल्स अगर ऑर्डर किए रहेंगे तो आपने देखा रहेगा जो पैकेट होता है वो ई कॉमर्स का होता है, दैट इज अमेजोन का होता है, लेकिन वहां पे जो सप्लायर का नाम होता है, डिटेल होता है, वो कोई दूसरी पार्टी होती है. जो टैक्स आपसे लिया जाता है वो अमेजोन आपसे नहीं लेती है, बल्कि वो जो पार्टी ने सप्लाई किया है फोन को वो पार्टी आपसे जीएसटी के तौर पे अमाउंट कलेक्ट करती है. अभी सर्विस के केस में सप्लाई बाय ऑन सेल्फ, टैक्स चार्ज बाय ई कॉमर्स, ऑब्वियस बात अगर खुद करेंगे. अदर देन सप्लाइंग थ्रू एनी अदर पार्टी, तो ई कॉमर्स टैक्स चार्ज बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर. अदर सप्लाइंग थ्रू इट अदर, दैट इज टैक्स चार्ज बाय द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज. अब ये क्या करेंगे, ये लोग अपना टीसीएस कलेक्ट करेंगे. सिमिलर वे से टीडीएस क्या होता था, अमाउंट पेमेंट के टाइम पे डिडक्ट कर लिया जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर वो 100 रुपए का इनवॉइस देंगे तो 100 रुपए पे जीएसटी भी लगाएंगे, 100 रुपए पे 2% वो टीसीएस भी लगाएंगे, यानी कि 100 रुपए पे 18 रुपया जीएसटी, 2 रुपया टीसीएस, यानी कि बिल की वैल्यू हो जाती है 120 रुपए. तो जीएसटी का इनपुट टैक्स हम जीएसटी में क्लेम कर सकते हैं और 2 रुपए का टीसीएस जो टीसीएस का अमाउंट है वो हम जाके वेरीफाई करेंगे, पोर्टल पे आके उसको सबमिट करेंगे अपना टीसीएस टीडीएस रिटर्न, तो जाके हमें उसका एज अमाउंट जो है एज आईटीसी नहीं, उसका हमें कहाँ मिलेगा, ई वॉलेट कैश बैलेंस लेजर में आके हमें अमाउंट मिल जाएगा. हम उसका रिफंड क्लेम करना तो रिफंड क्लेम कर सकते हैं, या फिर उस अमाउंट को हम एज अ लायबिलिटी के तौर पे एडजस्ट कर सकते हैं. ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट एन अमाउंट ऑफ नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई जीएसटी लेवल, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई गुड्स, वैल्यू ऑफ द सप्लाईज रिटर्न. इस केस में हाँ, इस केस में आपको जो टीसीएस आपको कलेक्ट किया जाएगा वो कलेक्ट किया जाएगा सेल वैल्यू 1000 माइनस 10 रुपए का 100 रुपए का माल रिटर्न हो गया तो इज इक्वल टू 900. तो 900 रुपीज के ऊपर ही टीसीएस आप कलेक्ट करोगे. मेड थ्रू बाय अदर सप्लायर वेयर द कंसिडरेशन दैट इज सच सप्लाई इज कलेक्टेड बाय द ऑपरेटर. तो रेट ऑफ टीसीएस क्या है, 2%, 1% एंड 1%. सीजीएसटी एसजीएसटी 1%. तो एज पर सेक्शन 52(12) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, एनी अथॉरिटी नॉट below the rank of deputy commissioner may serve a notice requiring the operator to furnish. यानी कि इसका अगर रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो कोई भी ऐसे मतलब नॉर्मल ऑफिसर है उसको नोटिस इशू नहीं कर सकता है, कम से कम उसको डेप्यूटी कमिश्नर का अथॉरिटी होनी चाहिए फर्निश करने के लिए और नोटिस फर्निश करने के लिए. द डिटेल्स ऑफ देयर सप्लाईज ऑफ गुड्स सर्विसेज बोथ एज वेल एज स्टॉक ऑफ गुड्स हेल्ड बाय द सप्लायर विद इन 15 वर्किंग डेज ऑफ द सर्विस ऑफ सच नोटिस. उनको इशू करना पड़ेगा, साथ साथ में उसको फिर रिवर्ट बैक करना पड़ेगा भाई टीसीएस क्यों अप्लीकेबल नहीं, क्या रीजन है और क्यों इसको फॉलो नहीं किया जाना चाहिए. टीसीएस इज ऑन बिलिंग बेसिस एंड नॉट कलेक्शन बेसिस. यहाँ पे क्या होता है, कलेक्शन बेसिस पे टीसीएस नहीं होगा. अच्छा, ये जो टीसीएस है 52 वाला ये इंपॉर्टेंट है. अभी जो टीसीएस लेटेस्ट आया उसके भी डिस्कस में अभी हाथ हाथ कर लेता हूँ. उस केसेस में क्या होता है, पहले ये खत्म कर लेते हैं. टीसीएस इज ऑन बिलिंग बेसिस. ये जो टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर ये पूरा का पूरा कंप्लीटली बेसिस होगा इनवॉइस पे, कलेक्शन पे नहीं. TCS is not required to be collected on exempt sale, similar to TDS. TCS is not applicable on reverse charge mechanism. No TCS on supplies made by unregistered supplier. TCS is not applicable on import of goods or services. Yes, payment of TCS is not allowed through input tax credit of e-commerce operator. तो
तो ये सब बात हो गई टीसीएस की, नॉर्मल जो टीसीएस ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कलेक्ट करते हैं हमसे वो। अब रिसेंटली अक्टूबर 2020 से एक नया टीसीएस अप्लाई किया गया, दैट इज अप्लीकेबल हुआ है जीएसटी काउंसिल की तरफ से। ये टीसीएस क्या है? ये टीसीएस दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन कलेक्शन। कलेक्शन में मींस क्या? अक्टूबर 2020 के बाद, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2021, अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2020, अक्टूबर 2020 के बाद अगर आपको किसी पार्टी से अबव 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपए के ऊपर का कोई भी अमाउंट आपको रिसीव होता है, कलेक्ट होता है, चाहे वो एडवांस बेसिस पे हो, चाहे अगेंस्ट एनी सेल। अब वो सेल पहले के पीरियड का भी हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सी बात ये है कि आपको वो पैसा आया, अगर वो पैसा आया तो 50 लाख रुपए के ऊपर गया तो उस केसेस में आपको टीसीएस पार्टी से कलेक्ट करना पड़ेगा, पार्टी से टीसीएस लेना पड़ेगा। तो टीसीएस मान लो आपको पैसा 60 लाख रुपए आया तो 60 लाख में से 50 लाख को सब्सट्रैक्ट करो, बचा 10 लाख। 10 लाख के ऊपर आपको टीसीएस चार्ज करना पड़ेगा और सामने वाले बेनिफिट उसका एज अ बेनिफिट उसको आईटीआर रिटर्न में बेनिफिट सामने वाली पार्टी क्लेम कर सकती है। तो वो टीसीएस अलग है। ये टीसीएस दैट इज रिलेटेड टू जीएसटी, जिसका बैलेंसेस जो इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस कहां मिलता है, इसका इनपुट बैलेंस जो मिल जाता है वो कैश बैलेंस लेजर में मिल जाता है। बट वो टीसीएस जो आया है अक्टूबर 2020 से, उसका बेनिफिट एट द टाइम ऑफ आईटीआर रिटर्न में ही मिलता है। TCS, if sales return are more than the supply made during the any tax period, it should be ignored in current as well as further tax period. Interest and penalty is applicable on omission as well as incorrect particulars. Obvious बात है, ये चार्ज किया जाएगा। TCS is to be collected once supply has been made through e-commerce operator and where the business model is that the consideration is to be collected by the e-commerce operator irrespective of the actual collection of the consideration. In case of multiple e-commerce through which service provided, TCS is to be collected by e-com making payment through the supplier. Obvious बात है, अगर इस केस में मल्टीपल अगर ई-कॉमर्स ऑपरेटर है तो इस केस में जो ई-कॉमर्स कंपनी जो सप्लायर को प्रोडक्ट यदि सप्लायर को पेमेंट कर रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई वो टीसीएस कलेक्ट करे। रजिस्ट्रेशन बाय ई-कॉमर्स, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड बाय ई-कॉमर्स इन ईच स्टेट वेयर द सेलर इज लोकेटेड। Yes, if e-commerce does not have place of business in the state, his HO can be shown as a place of business, that is head office. For TCS purpose, he can have one state mentioned in part A where he does not have physical person and another state in part B where he has a physical place of business. So इंफॉर्मेशन वही टीसीएस के बारे में, एवरी ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द स्टेटमेंट, दैट इज उनको रिटर्न फाइलिंग करनी होगी। जैसे टीडीएस के केस में क्या होता है, जीएसटीआर 7 होता है, टीसीएस के केस में जीएसटीआर 8 होता है। जीएसटीआर 8 उनको बाय द मंथ ऑफ 10 तारीख को उनको फाइल करना है। ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ जीएसटीआर 9B, दैट इज हम जीएसटीआर 9A फाइल करते हैं, सॉरी 9 फाइल करते हैं, 9C फाइल करते हैं। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए जीएसटीआर 9B फाइल करना होता है बाई 31 जो स्टैंडर्ड डेट है एनुअल रिटर्न की, लेकिन ये डेट चेंज होती रहती है। तो डेट आप जो दी हुई है रिटर्न फाइलिंग की तो आप प्लीज चेक करना, डेट आगे पीछे होते रहते हैं और इस टाइम पे जो कोविड सिचुएशन चल रही है तो डेफिनेटली डेट बहुत सारे आगे पीछे हुए हैं, तो उनको जीएसटीआर 9B फाइल करना होता है। अमाउंट कलेक्टेड बाय द ऑपरेटर इज टू बी पेड विद इन 10 days ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यस 10 दिन के अंदर पेमेंट करना है। अमाउंट ऑफ टीसीएस डिपॉजिटेड विल रिफ्लेक्ट इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, सेम टू सेम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बैलेंस में पैसा आ जाएगा सप्लायर के और वो उसको सबमिट करके अपना एज ए दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट उसका ले सकता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट या कहे बोले तो या फिर वो कैश रिफंड क्लेम कर सकता है या फिर उस कैश बैलेंस को जो पैसा आया अकाउंट में वो टैक्स लायबिलिटी को डिसबर्स करने के लिए भी यूज कर सकता है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल रिटर्न की। अब तक तो हमने बात कर लिया टीडीएस और टीसीएस जो रिटर्न्स की बात होती है, हमने टॉपिक का नाम ही है रिटर्न्स एंड पेमेंट, तो हमने जो अभी तक बात किया टीडीएस टीसीएस रिटर्न्स की। अब हमारे काम की बात आती है, जो दो रिटर्न हम लोग फाइल करते हैं दैट इज रेगुलर डीलर जो रिटर्न फाइल करते हैं वो होता है जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1। सी जो ड्यू डेट अगर मैं यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ड्यू डेट दिया हुआ है तो ये ड्यू डेट जो है वो आगे पीछे भी हो सकता है
डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लिए अलग अलग ड्यू डेट है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंगली ड्यू डेट्स डेफिनेटली वेरीफाई कर लेना एक बार। जीएसटीआर 3B जो है मंथली समरी रिटर्न है, जहां पे आपको आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई दिखानी पड़ती है, और जो नेट टैक्स लायबिलिटी आपको बाय द मंथ ऑफ 20th ऑफ द मंथ आपको पे करनी पड़ती है। लेकिन जीएसटीआर 3B पे करना, फाइल करना इतना आसान काम नहीं है, बिकॉज दिन ब दिन जीएसटीआर 3B फाइल करना इज ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, हर एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होते जा रहा है। बिकॉज जीएसटीआर 3B फाइल स्टार्ट कहां से होती है? जीएसटीआर 3B फाइल स्टार्ट होगी जीएसटीआर 1 से। एक सप्लायर जब जीएसटीआर 1 फाइल करेगा तो वो जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद जीएसटीआर 7 जब फाइल करेगा, जीएसटीआर 8 फाइल करेगा, तो वो सारे के सारे जो अमाउंट है जो उसने परचेज के टाइम पे, जो सर्विस के टाइम पे, एक्सपेंस के टाइम पे उसने जो टैक्स सप्लायर को पे किया है, वो सारे के सारे टैक्स उसके जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B में दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा तो उसको सारे के सारे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जो है परचेज की एंट्री, परचेज रजिस्टर को उस जीएसटीआर 2A के साथ मैच करना पड़ेगा, एंड ही हैज टू मेक श्योर कि परचेज का बुक्स ऑफ अकाउंट प्लस जीएसटीआर 2A में जो समरी अवेलेबल है दैट शुड मैच, जो कि 99.99% केसेस में मैच नहीं करती है। तो मैच नहीं करेगी तो देयर इज अ प्रोविजन कॉल 36(4), यहाँ पे सेक्शन 36(4) ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि जीएसटीआर 2A में जो भी अमाउंट दिखता है आप उसका मैक्सिमम 10% यानी कि एडिशनल 10% का इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बुक्स में 1000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, बुक्स में आपका फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020 आप रिटर्न फाइलिंग करने जा रहे हो, आपके पास 1000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया हुआ बुक्स में दिख रहा है, बट आपका जीएसटीआर 2A जो डाउनलोड किया आपने वो 800 रुपए दिखा रहा है, तो इसका मतलब आप 1000 रुपए क्लेम करोगे, 800 रुपए क्लेम करोगे। तो रूल कहता है कि 800 रुपए प्लस इसका 10% एक्स्ट्रा 880 रुपए ही आप इसका इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हो। तो आप 1000 रुपए का जो इनपुट टैक्स है वो उसका 1000 रुपया नहीं, उसमें से 120 आपका शॉर्टेज है, वो आप आगे चल के क्लेम करोगे बिकॉज आपके सप्लायर ने रिटर्न फाइल नहीं किया। तो इसका जो केस स्टडीज है, इसको केस स्टडी को हम आगे पूरे एग्जांपल के साथ समझेंगे और भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। बट जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल क्या होता है आपको मालूम है, ऑल रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन विद ISD, पर्सन लायबल टू डिडक्ट टीडीएस और पर्सन लायबल टू कलेक्ट टीसीएस, इन लोग को फाइल करनी होती है जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 1 जो होता है अपने को दैट इज आउटवर्ड सप्लाई ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इनवॉइसेज, चाहे टैक्स इनवॉइस हो, चाहे वो एक्सपोर्ट इनवॉइस हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो। आपको हर महीने की 11 तारीख को, अगर आप आपका टर्नओवर 1.5 CR के ऊपर है तो आपको हर महीने की 11 तारीख को, इफ इट इज अगर आपका लेस देन दैट है तो आप चाहो तो क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हो नॉर्मल टैक्स पेयर। इसके अलावा जो रिटर्न फाइलिंग होते हैं तो कंपोजिशन स्कीम के लिए दैट इज CMP 08 GSTR 4 एनुअल रिस्टेटमेंट बाय द कंपोजिशन डीलर रिटन बाय द कंपाउंडिंग टैक्स पेयर 30th अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ये कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए CMP 08 GSTR 4 ये दो रिटर्न अप्लीकेबल होते हैं। GSTR 5 जो है रिटन बाय नॉन रेसिडेंट टैक्स पर्सन दैट इज फॉरेनर पार्टी को GSTR 5 फाइल करना होता है 20th ऑफ द मंथ। GSTR 5A दैट इज ऑटो पॉपुलेटेड समरी है वो लोग के लिए, जहां पे विजिबल होता है उनके सारे के सारे डेटाबेस इंफॉर्मेशन कि उनका क्या क्या सप्लाई उन्होंने लिया है, वो जो कि विजिबल होगा। रिटर्न फाइलिंग नहीं है, दैट इज जहां पे A लगा रहेगा वो रिटर्न फाइलिंग नहीं है। दिस इज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस फॉर द रिट्राइवल सर्विसेज। GSTR 6 मंथली रिटर्न बाय द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर दैट इज ISD, हर महीने की 13 तारीख को ISD वाले फाइल करेंगे। GSTR 7 TDS दैट इज जो टैक्स डिडक्ट करेंगे वो लोग GSTR 7 फाइल करेंगे। सिमिलरली GSTR 8 जो TCS वाले पर्सन होते हैं वो फाइल करेंगे। GSTR 10 जो है वो फाइनल रिटर्न है। ये GSTR 10 अगर कोई पार्टी अपना GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल करती है तो उन्हें अपना फाइनल रिटर्न फाइल करना होगा आफ्टर कैंसिलेशन विदिन 3 मंथ्स के बाद, विदिन 3 मंथ्स के अंदर उन्हें अपना फाइनल रिटर्न सबमिट करना होगा, दैट इज GSTR 10। GSTR 11 रिटर्न बाय फाइल्ड बाय UIN यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सन हैविंग UIN नंबर दे हैव टू फाइल GSTR 11। इसका ड्यू डेट ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। सो दीज आर द रिटर्न दैट नीड टू बी फाइल्ड और दैट इज दीज आर द स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दैट नीड टू बी वेरीफाइड बाय द डिफरेंट सप्लायर और डीलर। सो GSTR 3B डेट्स फॉर द टर्नओवर अबव 5 CR, तो डेट्स जो है ये टाइम पे चेंज हो गए, तो डेट मैं डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे बिकॉज ये टैक्स पीरियड के हिसाब से डेट अलग अलग आते रहेंगे, डेट जाते रहेंगे, तो ये डेट पे हमें डिस्कस करने का उतना इंपॉर्टेंस है नहीं। GSTR 3B टर्नओवर हैविंग टर्नओवर अबव 5 CR, तो ये भी डेट्स की बारे में बात है, तो ये भी डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम लोग स्किप करते हैं। अगर आपने फाइल नहीं किया रहेगा तो ऑब्वियस बात है PPT लेके आप देख सकते हो हर एक का डेट क्या क्या दिया हुआ है। GSTR 1 डेट्स फॉर द मंथली एंड क्वार्टरली टैक्स पेयर, ऑब्वियस बात है हर महीने के आप सिंपल ही चलो, आपको हर महीने की 11 तारीख को आपको रिटर्न फाइल करना है अगर आपका 1.5 CR के ऊपर टर्नओवर है तो।
पैन बेस्ड टर्नओवर की बात करूं तो आपका 1.5 CR के ऊपर है तो आपको हर महीने की 11 तारीख को रिटर्न फाइल करना ही होगा। एक्सटेंशन डिफरेंट डिफरेंट डीलर के लिए, कंपोजिट डीलर के लिए एक्सटेंशन दिया हुआ है जैन टू मार्च 2020। तो ये एक्सटेंशन की हम बात नहीं करेंगे बिकॉज ये डिपेंड करता है केस टू केस, तो एक एक चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। आप ये पीपीटी फाइल से रेफर करके आप देख सकते हो। फॉर डिफरेंट डिफरेंट रिटर्न जीएसटीआर 5, 6, 7 के लिए भी अलग अलग एक्सटेंशन डेट दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज बाय सप्लायर। आउटवर्ड सप्लाई यानी कि सिंपल बात करूं तो जीएसटीआर 1 क्या क्या सबमिट करनी पड़ती है जीएसटीआर 1 में। जीएसटीआर 1 में हमें डिफरेंट डिफरेंट टेबल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेटा डालने पड़ते हैं। इसका डिटेल लाइव डेमोन्स्ट्रेशन एग्जांपल हमने जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस के 1.5 घंटे का जो एक अलग वीडियो बनाया हुआ है उसमें ऑलरेडी हमने दिखाया हुआ लाइव कैसे फाइल करते हैं। तो वो फाइल भी अगर आप चाहो तो रेफर कर सकते हो। इस पर्टिकुलर इस कंप्लीट कोर्स के अलावा भी वो 1 घंटे का वीडियो अलग से है जिसमें लाइव टैली प्राइम से रिटर्न फाइलिंग कैसे करना है वो भी हमने वहां पे दिखाया हुआ है और सारे के सारे कंटेंट को ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ। बट फिर भी यहाँ पे एज अ शॉर्ट में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इनवॉइस पहला आता है B2B। आप जीएसटी रजिस्टर होल्डर ने सप्लाई किया सामने वाली पार्टी को, जो भी जीएसटी रजिस्टर्ड होल्डर है, तो B2B सप्लाई कहलाता है। फिर सेकंड आता है B2C। B2C में भी 2 लेयर है, एक लेयर आता है B2C लार्ज, एक आता है B2C स्मॉल। तो B2C लार्ज यानी कि कहने का मतलब वो हो गया जब आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो अनरजिस्टर्ड पार्टी को, यानी कि आपने सप्लाई किया है सामने वाली पार्टी जीएसटी होल्डर नहीं है और वो इंटरस्टेट सप्लाई यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई किया है और जहां पे इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख एंड अबव है तो उस केस में आपको इन्फॉर्मेशन जो देनी है वो इनवॉइस वाइज देनी है। यानी कि आपने किसको सेल किया भाई 2.5 लाख रुपए का ऊपर माल और जो पार्टी भी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे केस में उनका इनवॉइस वाइज डिटेल देना पड़ता है। तो और वो इनवॉइस कहलाता है B2C लार्ज। और इसके अलावा जो भी पार्टी है चाहे वो इंटरस्टेट हो चाहे वो विद इन स्टेट हो 2.5 लाख के नीचे, तो उनका जो इन्फॉर्मेशन हमें स्टेट वाइज डिक्लेयर करना होता है तो वो कहलाता है B2C स्मॉल। एक्सपोर्ट सप्लाई दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेल किया आपने, डीम्ड एक्सपोर्ट को सेल किया आपने, B2C स्मॉल हो गया, नील रिलेटेड हो गया, नॉन एक्सेंटेड सप्लाई हो गया, अमेंडमेंट होते हैं वहां पे आप B2B के अमेंडमेंट हो गया, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस का अमेंडमेंट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट की अमेंडमेंट, स्टेट वाइज एडवांस आपने कितना पे किया, HSN समरी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने इनवॉइस इशू किए विद सीरियल नंबर के साथ, ये सारी चीजें आपको एट द टाइम ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 1 डिक्लेयर करनी पड़ती हैं। हालांकि मैंने अभी भी बताया कि मैंने इसको शॉर्ट में बताया है, ये चीजें वहां पे डिक्लेयर करनी पड़ती है। इफ यू आर यूजिंग टैली और यूजिंग एनी अदर सॉफ्टवेयर तो आप जीएसटीआर 1 का टेबल समरी भी व्यू कर सकते हो। तो अगर आपको चाहिए कि इसका प्रोसेस पूरा का पूरा रिटर्न फाइलिंग कैसे होता है तो आप वो 1 से 1.5 घंटे का वीडियो भी आप उसको भी रेफर कर सकते हो और वहां से भी देख सकते हो, पूरा लाइव प्रैक्टिकल सीख सकते हो कि एक टैक्स कंसल्टेंट एक सीए जब फाइलिंग करते हैं तो वो क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखते हैं और कैसे फाइलिंग करने से पहले हमें डेटा प्रिपेयर करना पड़ता है और हमें इसके इफ एंड बट क्या है, इसके डूज एंड डोंट्स क्या है आफ्टर फाइलिंग रिटर्न्स। डिस्क्लोजर लेवल ऑफ सप्लाईज, तो डिस्क्लोजर बिजनेस टू बिजनेस में तो इनवॉइस लेवल डिफाइन करना पड़ेगा। अगर B2B है तो इनवॉइस लेवल सो दैट सामने वाली पार्टी उसका इनपुट टैक्स क्लेम कर सके। अगर बिजनेस टू कस्टमर यानी B2C है तो B2C केस में अगर इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख और वो इंटरस्टेट है, मैंने बताया एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उसका भी इन्फॉर्मेशन हमें इनवॉइस वाइज देना पड़ता है। और एल्स जो भी है 2.5 लाख के नीचे तो उनके लिए हमें सारा का सारा स्टेट वाइज समरी देनी पड़ती है। उस केस में हमें इनवॉइस वाइज डिटेल गवर्नमेंट पोर्टल पे जीएसटीआर 1 में अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं फ्लो ऑफ ऑल रिटर्न्स अंडर जीएसटी टू जीएसटीआर 2A। तो जीएसटीआर 2A इज इंपॉर्टेंट ऑटो पॉपुलेटेड reconciliation report of all your purchase made from different dealer, whether regular dealer, composite dealer, tax deductor, tax collector, NRI, person having UI। आपने जिस पार्टी से भी अगर कुछ परचेज किया है और वो लोग ने विद इन स्पेसिफाइड ड्यू डेट अगर फाइलिंग किया है तो डेफिनेटली वो सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके जीएसटी पोर्टल पे इन जीएसटीआर 2A रिटर्न में वो आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। जैसे कि सामने वाली पार्टी ने टीडीएस डिडक्ट किया, जैसे वो फाइल करेंगे जीएसटीआर 7 आपके जीएसटीआर 2A में दिखने लगेगा। आपने परचेज किया सामने वाली पार्टी से, आपको सामने वाली पार्टी से परचेज किया, वो आपको जो भी परचेज किया रहेगा जीएसटीआर 1 फाइल करेगा 11 को, आपको जीएसटीआर 2 में दिखेगा। कंपोजिट डीलर से अगर आप खुद भी परचेज करते हो तो सामने वाली पार्टी जीएसटीआर इनवॉइस पे जीएसटी चार्ज नहीं करती है और ऑब्वियस बात इनवॉइस चार्ज नहीं करती है तो आप जो भी कंपोजिट डीलर से परचेज करते हो जीएसटीआर 4 फाइल करता है, लेकिन उससे परचेज किया हुआ कोई भी आइटम आपके जीएसटीआर 2A में कभी नहीं आएगा।
बिकॉज कंपोजिट डीलर टैक्स चार्ज नहीं कर सकता है इनवॉइस पे। अदर देन दैट रजिस्टर्ड पर्सन इन ISD, TDS, TCS, NRI पर्सन, इन सब से जो भी वो आपने परचेज किया तो वो रिस्पेक्टिव फाइल करेंगे, जैसे GSTR 1, GSTR 6, 7, 8, 5, GSTR 11। तो वो सारे के सारे एक्सपेंसेस, आपके परचेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन सारी आपको GSTR 2A में दिखती है, और यही आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट, जहां पे आपने परचेज, जहां पे आपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रखे हैं, वो सारे के सारे आपको रिकंसाइल करने होंगे विथ ऑल दिस डिटेल अवेलेबल अंडर GSTR 2A। और ये GSTR 2A रिकंसिलेशन करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। मार्केट में इसके लिए डिफरेंट टूल्स अवेलेबल है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टूल्स के थ्रू भी कर सकते हो। अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट हो तो आपको टूल की जरूरत भी नहीं है, आप एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हो। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि GSTR 3B फाइल करने से पहले हमें GSTR 2A रिकंसाइल करना बहुत ही जरूरी है, और एल्स इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं एट द टाइम ऑफ ऑडिट और एनुअल रिटर्न। कंटेंट ऑफ GSTR 3B। GSTR 3B अपने फाइल क्या रहेगा तो उसका कंटेंट देखिए, उसे कंटेंट्स क्या क्या है उसमें इंपॉर्टेंट है, हर एक डिटेल को मैं डिक्लेयर करता हूं, बताता हूं। तो यहाँ पे समझते हैं कि GSTR 3B जब हम फाइल करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं और क्या क्या कंटेंट्स हमें अपलोड करने होते हैं। हालांकि हम लोगों ने कभी सोचा नहीं रहेगा इतना डिटेल में कि इसे कंटेंट क्या क्या है, हम लोग तो बस जो इंपॉर्टेंट फील्ड है वही डाल के एंटर किया, खत्म, कहानी, निकल जाते हैं। लेकिन सबसे पहले देखो GSTR 3B में जो 3.1 टेबल होता है, दिस इज रिलेटेड टू योर आउटवर्ड सप्लाई, दैट इज जहां पे आपकी लायबिलिटी आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है। तो पहले पॉइंट में आपने जो टैक्सेबल सप्लाई है आपका, जहां पे टैक्स आपको पे करना है, जहां पे आपको टैक्स पे करना है, दैट इज B2B सप्लाई हो गया आपका, जहां पे आपने सप्लाई किया उसका टोटल टैक्सेबल वैल्यू, IGST कितना बनता है, CGST कितना बनता है, SGST सेस। हालांकि ये कभी क्रॉस चेक नहीं होगा कि जो सारा का सारा टैक्स अमाउंट मिला के टैक्सेबल वैल्यू बराबर जा रहा है कि नहीं, ये क्रॉस चेक नहीं होता है। आपने IGST फिलअप किया, CGST जितना फिल करोगे बाय डिफॉल्ट SGST उतना ही अमाउंट फिल हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पे टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो आपने B2B सप्लाई किया है, सेल किया है। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, आपने जो एक्सपोर्ट किया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सेल किया है, चाहे वो टैक्सेबल हो चाहे नॉन टैक्सेबल हो। अगर टैक्सेबल है तो टैक्सेबल अमाउंट उसका IGST, और नॉन टैक्सेबल है तो उसका टैक्सेबल अमाउंट IGST नहीं आएगा, और यहाँ पे जो CGST SGST आने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। अदर आउटवर्ड सप्लाई नी रिलेटेड, जहां पे आपने टैक्सेबल वैल्यू दिखाना है। इनवर्ड सप्लाई लायबल फॉर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ऐसा एक्सपेंसेस जिसमें आपको रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे करना है, तो ऐसे केस में आपको वहां पे टैक्सेबल वैल्यू उसका IGST है, CGST, SGST है, ये भी आपकी लायबिलिटी में ऐड हो जाता है। तो ये आपकी लायबिलिटी का पोर्शन है जिसको आपको कंपलसरी डिस्बर्स करना होता है, आप इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट सप्लाई जो आपकी नॉन GST में आते हैं, वो भी आपको यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू में डिक्लेयर करना पड़ता है। सो आपके टैक्सेबल वैल्यू में आपका RCM की वैल्यू को छोड़ के बाकी सारे के सारे आपके सेल्स फिगर के साथ मैच होने चाहिए। टेबल नंबर 3.2, तो टेबल नंबर 3.2 जो है वो टेबल नंबर 3.1 का ही एक्सट्रैक्टेड पोर्शन है। तो 3.2 से कोई एडिशनल लायबिलिटी आपके पास जनरेट नहीं होती है। ये जो आपके पास जो आपने लायबिलिटी यहाँ पर डिक्लेयर की है टेबल नंबर 3.1 में, उसी का ही जो पोर्शन है, दैट इज ए, पॉइंट नंबर ए का जो पोर्शन है उसी का एक्सप्लेनेशन है कि जो आपने ये पॉइंट 3.1 में ए पॉइंट दिखाया है, आउट ऑफ द सप्लाई शोन इन 3.1 ए अबव डिटेल्स ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड, आपने ऐसी कितने डिटेल है जो कि आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई किया और सामने वाली पार्टी GST में रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर वो कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन है, या फिर उसके पास UIN होल्डर है, तो आपको अनरजिस्टर्ड पार्टी को कहां पे सप्लाई किया, उसका स्टेट क्या है, उसका स्टेट आपको डिफाइन करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट कि आपने सप्लाई किया तो बिकॉज इससे मालूम कैसे पड़ेगा गवर्नमेंट को कि बिकॉज आपने क्या GSTR 1 में B2C स्मॉल केस में स्टेट वाइज आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो गवर्नमेंट को मालूम पड़ना चाहिए कि आपको टैक्स बेनिफिट जो जमा करोगे कौन से स्टेट को मिलेगा। तो टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स अमाउंट ऑफ IGST, कंपोजिट वाले को UIN होल्डर का, तो यानी कि ये ए का ही अपने को सेग्रीगेशन देना है कि टोटल ए में से ऐसे कौन कौन से पार्टी है जो URD है, ऐसी कौन सी पार्टी है जो कंपोजिट में है, ऐसी कौन सी पार्टी है जो UIN होल्डर है। अगर ऐसे है तो आपको ये डिक्लेयर करना कंपलसरी है। नेक्स्ट टेबल नंबर 4, यानी कि GSTR 3B का टेबल नंबर 4। अब ये आता है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट, जहां पे आपको आपने इनपुट ऑफ गुड्स में कितना IGST पे किया है, दैट इज टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पे IGST कितना पे किया है उसका अमाउंट, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में आपका IGST कितना है, आपका RCM दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया, ये पोर्शन जो डिफाइन किया आपने यहाँ पे,
ये पॉइंट नंबर डी 3.1 में पॉइंट नंबर डी, इसका इनपुट टैक्स भी आपको यहाँ पे मिल सकता है, दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम आईएसडी, आपको आईएसडी से कितना इनपुट टैक्स मिला, ऑल अदर आईटीसी, बाकी सब आईटीसी कितना हो गया, सो टोटल मिला के आपका ये पूरा का पूरा पॉइंट बन जाएगा। उसमें से आपको रूल 42, 43 के हिसाब से आईटीसी आपको जो रिवर्स करना है, और आपको जो इनएलिजिबल आईटीसी है सेक्शन 17.5 के हिसाब से, जिसपे आप इनपुट टैक्स बिल्कुल क्लेम नहीं कर सकते हो, वो सारा रिवर्स करना है, तो जाके आपका नेट टैक्सेबल आईटीसी बन जाता है। जो ज्यादा करके आप यहाँ पॉइंट नंबर 5 पे ही हो जाता है, लेकिन ये सब चीजें जाके बनती है, फिर उसका आपका नेट आईटीसी अवेलेबल यहाँ पे आपको दिखाई देगा A-B, जो कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के तौर पे आप क्लेम कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5 में आता है वैल्यू ऑफ एग्जाम नील रिलेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाई, यानी कि अपना ऐसे परचेज जिसका जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, जो एग्जाम है, नील रिलेटेड है और नॉन इनवर्ट जीएसटी है, तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है कितना एक्सपेंस अमाउंट है। और पेमेंट ऑफ टैक्स, ये पेमेंट ऑफ टैक्स जो यहाँ पे टेबल नहीं समझेगा, लेकिन आपको यहाँ पे लायबिलिटी कितनी आ रही है, दैट इज आउटपुट माइनस इनपुट। जो यहाँ पे आपने देखा, ये जो आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो पूरी की पूरी आ जाएगी, यहाँ पे आउटपुट टैक्स सीजीएसटी एसजीएसटी आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स एडजस्ट करने के बाद आपकी जो लायबिलिटी आएगी वो यहाँ पर आएगी, लेकिन यहाँ पे आरसीएम की लायबिलिटी ऐड को नहीं आएगी। आरसीएम की लायबिलिटी आपको अलग से दिखाई देगा, यहाँ पे टेबल छोटा दिखाया हुआ है, इसके आगे पोर्शन में दिया रहता है जहाँ पे आरसीएम की भी लायबिलिटी आके ऐड होती है। इसमें फिर आपको आईटीसी एडजस्ट करना है, आईटीसी एडजस्ट करने के बाद आपकी लायबिलिटी कितनी बनती है वो गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो ये तो बात हो गई जीएसटीआर 3B की। तो जीएसटीआर 3B एक्चुअल रिटर्न फाइलिंग कैसे होता है, इसका भी हमने डिटेल में वीडियो पूरा का पूरा अलग 1 से 1.5 घंटे का वीडियो बना रखा है, तो आप जाके वहां पे भी चेक कर सकते हो जीएसटीआर 3B फाइल कैसे होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे एडजस्टमेंट होता है। हर एक छोटे छोटे टॉपिक को वर्किंग प्रैक्टिकल अगर देखना है तो टैली मैनेजमेंट का जो जीएसटी मैनेजमेंट का कोर्स है उसमें जाके देख सकते हो। अगर इसका लाइव रिटर्न फाइलिंग देखना है तो उसका हम लोग अलग से बना कर रखा, आप वहां पे भी जाके देख सकते हो। नो रिविजन ऑफ रिटर्न, यस, any omission or incorrect particulars, pay the necessary tax when the interest where applicable, rectify in the return to be furnished for the month of quarter in which they are noticed, यानी कि रिवीजन रिटर्न नहीं होता है यहाँ पे। अगर आपको मालूम पड़ता है कुछ मिस्टेक हुई है तो आप सब्सिक्वेंट रिटर्न में जाके उसको एडजस्ट या करेक्ट कर सकते हो। नो रेक्टिफिकेशन आफ्टर अर्लियर ऑफ ड्यू डेट ऑफ सितंबर, लेकिन कुछ भी अगर मिस्टेक्स आपको आइडेंटिफाई होती है तो अगले साल के सितंबर की रिटर्न फाइलिंग या फिर एनुअल रिटर्न फाइलिंग विचएवर इज अर्लियर, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो। यानी कि अक्टूबर 2020 में अगर कुछ मिस्टेक कर दी और आपको ये आइडिया आ गया कि हमारा गलती हो गई, तो आप आने वाले सितंबर यानी कि सितंबर 2021 से पहले आप उसको रिवाइज कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको आइडिया आता हो तो आप रेक्टिफाई या करेक्ट नहीं कर सकते हो। फर्स्ट रिटर्न, सी आपका अभी तक जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं था बिकॉज आपका टर्नओवर क्रॉस नहीं हुआ था, लेकिन ये आपको पता चलता है कि नहीं मेरा टर्नओवर तो ऑब्वियस बात है क्रॉस होगा, और जिस दिन आपको आइडेंटिफाई होगा कि मेरा टर्नओवर यहाँ पे क्रॉस हो गया और मैं यहाँ से जीएसटी के लिए कंपलसरी लायबल हो गया जीएसटी पे करने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप जब फर्स्ट रिटर्न पे करोगे तो ऑब्वियस बात है जिस दिन से आपका लायबिलिटी थी रेज हुई थी जीएसटी रजिस्ट्रेशन से, वहां से आपको पूरा का पूरा रिटर्न फाइलिंग पे करना पड़ेगा, और जितने भी टैक्स अमाउंट रहेंगे आपको वो सारे के सारे वो फर्स्ट रिटर्न में डिक्लेयर करने होंगे। फाइनल रिटर्न, एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन, अगर आपने अपना जीएसटी कैंसिल कर दिया है, फुल एंड फाइनल आपने सेटलमेंट कर दिया है और आपको अब कैंसिलेशन करने के बाद 3 महीने के अंदर आपको फाइनल रिटर्न सबमिट करने पड़ेंगे, जहां पे आपको सारा का सारा डिटेल डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, और इन केस ऑफ एनी एक्सेस अमाउंट आप उसको रिफंड क्लेम कर सकते हो। और इसका प्रोबेशनरी ऑफिसर जो रहेगा, रिस्पेक्टिव ऑफिसर, आपको उसका कैंसिलेशन ऑर्डर भी इशू करेगा। फेलियर टू फाइल जीएसटी रिटर्न्स, अगर आप कोई भी रिटर्न्स फाइल करने में फेल होते हो तो क्या होगा? सिंपल, बहुत सारे लोगों को ये नोटिस आती है, जीएसटीआर 3A नोटिस आती है। जीएसटीआर 3A नोटिस इज अ काइंड ऑफ रिमाइंडर नोटिस कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न विद इन 15 डेज। वो टाइम देते हैं 15 दिन के अंदर, जहां पे आपको ये टाइम मिलता है कि आप रिटर्न फाइल कर दो। रिटर्न्स, ऑल रिटर्न्स एक्सेप्ट एनुअल रिटर्न, तो लेट फीस क्या लगेगा? ₹100 पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5000, रिड्यूस टू 10 पर डे फॉर नील रिटर्न, नील रिटर्न के लिए 10 रुपए है क्या फॉर जीएसटीआर 1 and 3B, ₹25 फॉर द अदर एंड नील रिटर्न फॉर जीएसटीआर 1 and 3B, और एनुअल रिटर्न अगर रिटर्न फाइलिंग करने में लेट हुआ तो ₹100 पर डे, मैक्सिमम ऑफ 0.25% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द स्टेट, उस पर्टिकुलर स्टेट का जो जितना टर्नओवर उसका 0.25%, अगर 1 लाख रुपए है तो 0.25% निकालो, इतना मैक्सिमम इतना आपको लेट फीस या फिर फाइन के तौर पे पे करना पड़ सकता है अगर आप रिटर्न फाइलिंग नहीं करोगे तो। ऑल अबाउट रिडक्शन, वेवर ऑफ लेट फीस,
अप टू 30 सितंबर। ये बहुत चीजें चली है। अभी रिसेंटली बहुत केसेस चले थे कि बहुत सारे लोगों ने अपना रिटर्न फाइलिंग नहीं किया, जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया, जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं किया, जुलाई से लेकर जनवरी तक का फाइल नहीं किया। तो गवर्नमेंट ने, काउंसिल ने बैठ के बहुत सारे प्रोविजंस लाए कि आप फाइल कर दो, आपको लेट फीस हम माफ कर देते हैं, आपका वेव कर देते हैं, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत सारे जो रूल्स लाए गवर्नमेंट, तो सारे रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं शॉर्ट समरी में, आप ये समझ लो। तो लेकिन आज के दिन में अप्लीकेबल है, रिटर्न फाइलिंग में अगर लेट करते हो तो उस पर डेफिनेटली वापस से लेट फीस अप्लीकेबल हो चुका है। फॉर नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न, एसओपी फॉर नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न जीएसटीआर 3B 4 या फिर कंपोजिशन डीलर के लिए जो CMP 08 है, वो रजिस्टर्ड पर्सन will get a system generated message 3 days before the due date of reminding them to file their returns by the due date। हाँ, बीच में ये मैसेज आने भी स्टार्ट हो गए थे, हालांकि आज के दिन मैसेजेस नहीं आ रहे, लेकिन ये मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए थे 3 दिन पहले कि सर आपका ड्यू डेट ये है, आप रिटर्न फाइल टाइम पे कर दो। If return not filed within the due date, a mail message will be sent immediately after the due date to effect that the registered person has not furnished the return। सिंपल एक मेल मैसेज आएगा कि सर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, ड्यू डेट आपका पास हो गया। 5 days after due date of furnishing the return, a notice in form of GSTR 3A नोटिस आएगी, रिमाइंडर, जिसमें आपको 15 दिन की मोहलत दी जाएगी। 15 दिन के अंदर आपको रिटर्न फाइल करना है। If still not furnished within 15 days, based judgment assessment order in form of GST assessment 13 and summary of demand of tax interest penalty in form of DRC 07। इसके फॉर्म में आपको टैक्स पेनल्टी के साथ साथ इंटरेस्ट के साथ साथ आपको फाइल करने के साथ साथ आपकी लायबिलिटी की डिमांड की जाएगी। इफ टैक्स पेयर फाइल्स द रिटर्न विद इन 30 days असेसमेंट ऑर्डर डीम टू बी विड्रॉन, अगर वो ऑर्डर आने के बाद 30 दिन के अंदर भी फाइल कर देता है, इसका मतलब ऑर्डर अपने आप विड्रॉ हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। If still not furnished within 30 days, recovery proceeding to be initiated, फिर रिकवरी के लिए प्रोसीड किया जाएगा ऑफिसर के थ्रू। इन डिजर्विंग केसेस प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर जस्ट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, जो भी बेस्ट लगेगा गवर्नमेंट को वो करेंगे अपने हिसाब से। ITC रिस्ट्रिक्शन एज पर रूल 86, ITC रिस्ट्रिक्शन यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिस्ट्रिक्शन आप नहीं ले सकते हो। किस किस केस में, कहां पे? The commissioner or any officer authorized by him not below the rank of any assistant commissioner may not allow use of ITC for discharge of liability or claim of refund whether it has reason to believe that। वो किस किस केसेस में डिसअलाउ कर सकता है? वो उस केस में डिसअलाउ कर सकता है जैसे कि रजिस्टर्ड सप्लायर इज नॉन एग्जिस्टेंट, रजिस्टर्ड सप्लायर कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। द रजिस्टर्ड सप्लायर इज अ कंडक्टिंग बिजनेस फ्रॉम एनी प्लेस ऑफ विच रजिस्ट्रेशन हैज नॉट बीन ऑब्टेन, वो ऐसी जगह से बिजनेस कर रहा है जहां से उसका कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, बिजनेस वहां से कर रहा है जहां पे कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया हुआ है। द परचेसर इज नॉट इन द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ, सर्विस प्रोवाइडर या फिर जो रिसीवर है गुड्स का, वो उसको गुड्स मिला ही नहीं, सर्विस मिला ही नहीं है। द रजिस्टर्ड सप्लायर हैज नॉट पेड टैक्स इनवॉइस इशूड, द रजिस्टर्ड सप्लायर हैज नॉट पेड टैक्स ऑन इनवॉइस, सामने वाली पार्टी ने टैक्स पे ही नहीं किया है तो सामने वाली पार्टी इनपुट टैक्स ले सकती है क्या? डिनाइल, वहां पर डिनाई कर सकता है। रजिस्टर्ड परचेसर इज नॉन एक्सिस्टेंट, परचेसर है ही नहीं, बिलोंग ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। रजिस्टर्ड परचेसर इज कंडक्टिंग अ बिजनेस फ्रॉम प्लेस ऑफ विच रजिस्टर्ड हैज नॉट बीन ऑब्टेन, ऑब्वियस बात है वही केस। रजिस्टर्ड परचेसर इज नॉट अ पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस, उसको टैक्स इनवॉइस उसके हाथ में ही नहीं है। जब इनवॉइस हाथ में नहीं है तो वो इनपुट टैक्स क्लेम कर ही नहीं सकता, भले उसको GSTR 2A में दिख रहा है तो भी। तो ऐसे केसेस में ऑफिसर जो है वो इनपुट टैक्स क्लेम करने से आपको रोक सकता है। द सेड रिस्ट्रिक्शन इज वैलिड फॉर ए पीरियड 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिंग द सेम। सर्टेन इशू अंडर रिटर्न फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, और ये केसेस जो है ना वो बहुत जेन्युइन है, कॉमन है, यहाँ पे डेफिनेटली ये केसेस होते हैं और ये प्रॉब्लम रियल में एग्जिस्ट करती हैं। डिलेड फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न हैम्परिंग द कैश फ्लो, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग सामने वाली पार्टी ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर लेट फाइलिंग करेंगे तो हमारे पास वो पैसा आएगा नहीं, हमारी कैश बैलेंस में हिट ही नहीं करेगा, तो हमारे कैश फ्लो में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बिकॉज हमें ऑब्वियस बात पैसा मिला ही नहीं, लेकिन हमें टाइम पे तो पे करना है, हमें टाइम पे तो रिटर्न फाइलिंग करना है, अगर नहीं किया तो नेक्स्ट डे हमें मैसेज या मेल तो आ जाएगा सर आपने रिटर्न फाइलिंग लेट किया। नो प्लेस फॉर डिस्क्लोजिंग आरसीएम आउटवर्ड सप्लाई इन GSTR 3B, नो प्लेस फॉर डिस्क्लोजिंग आरसीएम आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि अगर आप
गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो, जो कि आप सामने आप फॉल करते हो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, आप जो भी सप्लाई दे रहे हो, आप जो भी सर्विसेज दे रहे हो, तो आपका वो तो ऑब्वियस सी बात है वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, बिकॉज आप टैक्स पार्टी से कलेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है। बट आप जो सामने वाली पार्टी को दे रहे हो वो सामने वाले के लिए रिवर्स चार्ज होगा, लेकिन आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन ये आपका आउटवर्ड सप्लाई तो है, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिकली स्पेस जीएसटी 3B में नहीं दिया हुआ है कि ये कहां डिक्लेयर करोगे आप, क्योंकि टेबल नंबर 3.1 देखा, वहां पे आउटवर्ड सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई दे रखा है, लेकिन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ आरसीएम का जो स्पेसिफिकली केस नहीं दिया हुआ है, तो वो कहां पे डिक्लेयर करोगे? टेबल नंबर 3.1 में जो डी दिया हुआ नहीं, वो डी तो दैट इज रिलेटेड टू इनवर्ड सप्लाई आरसीएम। ऑप्शन फॉर अमेंडिंग B2B एंड B2C ओनली वंस। B2B और B2C को एक ही बार अमेंड कर सकते हो, बार बार अमेंड नहीं कर सकते हो। नो ऑप्शन ऑफ शोइंग नेगेटिव फिगर्स इन जीएसटीआर 3B। यस, बहुत बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये, जीएसटीआर 3B में आप कोई भी फिगर निगेटिव नहीं दिखा सकते हो। ये सबसे बड़ा सरदर्द है और इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है अपने बिजनेस के कैश फ्लो पे। जैसे कि मान लो आपने 1 लाख रुपए का सेल किया था अक्टूबर में, और नवंबर में आपका सेल हुआ सिर्फ 20,000 रुपए का, लेकिन अक्टूबर में जो 1 लाख रुपए का सेल हुआ था उसमें से 30,000 रुपए का नवंबर में क्रेडिट नोट आ गया। तो 20,000 रुपए का सेल नवंबर में, 30,000 का क्रेडिट नोट, तो नेट सेल कितना हो गया नवंबर में? -10,000। तो -10,000 आपको जब जीएसटीआर 3B पोर्टल पे दिखाने जाओगे तो आप दिखा ही नहीं सकते हो, नहीं दिखा सकते हो। इसका एडजस्टमेंट क्या करें? इसका एडजस्टमेंट का कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग टेक्निक अप्लाई करते हैं। कोई 20,000 दिखा देता जीएसटीआर 3B में, और जो 30,000 का जो रिवर्सल है वो एज अ इनपुट टैक्स क्लेम के तौर पे दिखा देता है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, 20,000 रुपीज ही दिखाना चाहिए लायबिलिटी में, और जो आगे चल के उनको जो पैसा आने वाला है, दैट इज अगले महीने में जब सेल होगा, तो उस महीने में उनको वहां पे डिक्लेयर करना चाहिए। तो दैट इज सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट करना इज नॉट अ प्रॉपर सॉल्यूशन। ऐसे में केस में जीएसटीआर 3B फाइल करते वक्त गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इसके ऊपर लुक आफ्टर करना चाहिए कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। नो ऑप्शन फॉर शोइंग नो सप्लाई टर्नओवर। सप्लाई दैट इज का टर्नओवर दिखाने का ऑप्शन नहीं है। नो सप्लाई ऑफ शोइंग नो सप्लाई टर्नओवर, कोई सप्लाई नो सप्लाई टर्नओवर का दिखाने का ऑप्शन नहीं दिया है। सिंगल क्रेडिट नोट विद जीएसटी इशूड व्हिच पर्टेन्स टू मल्टीपल इनवॉइसेस, यानी कि एक क्रेडिट नोट हमने जो इशू किया वो मल्टीपल इनवॉइसेस के अगेंस्ट में था, तो हम कितने इनवॉइसेस को लिस्ट को टैग करें। जैसे कि एक क्रेडिट नोट रेस किया हुआ अगेंस्ट नंबर इनवॉइस नंबर 1 2 3 4 4 इनवॉइसेस के अगेंस्ट। आज के दिन में क्या एक इनवॉइस एक ही के अगेंस्ट कर सकते हो? हालांकि अब गवर्नमेंट ने इसको निकाल दिया है कि क्रेडिट नोट में आपको इंपॉर्टेंट सप्लाई एक्चुअल इनवॉइस डेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब नहीं है तो फाइन, बट नहीं है तो ठीक है, बट एक पोर्टल पे जाओगे तो वहां पे उसमें इनवॉइस के अगेंस्ट आपको एक क्रेडिट नोट ही, दैट इज क्रेडिट नोट के अगेंस्ट एक एक्चुअल इनवॉइस नंबर टैग करने के लिए एक ही ऑप्शन दिया। अगर वो 4 के अगेंस्ट हुआ तो नॉट डिस्क्लोजिंग ऑल डॉक्यूमेंट इशूड। बहुत सारे लोग जो है ना सारे के सारे डॉक्यूमेंट इशू जो करते हैं वो डिस्क्लोज ही नहीं करते। नॉट डिस्क्लोजिंग प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर इंटरस्टेट B2C आउटवर्ड सप्लाई, ये भी प्रॉब्लम्स है। सो ये तो हो गए मोटे मोटे तौर पे जीएसटीआर 3B और नॉर्मल रिटर्न फाइलिंग करने में। लेकिन जो सबसे बड़ी सरदर्द है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैंने वही बताया था, जीएसटीआर 2A को जीएसटीआर 3B के साथ रिकंसिलेशन करना। रिकंसिलेशन करना वो सबसे बड़ा हेडेक वाला काम है। कैसे है इसको हम केस टू केस समझेंगे और थोड़ा सा डिटेल में इंफॉर्मेशन जाएगा। तो रिक्वेस्ट है कि आप इसको समझो, देखो, बार बार देखो वीडियो को, लेकिन ये केस अगर नहीं समझ में आता एक्सप्लेन करने पे तो पीपीटी फाइल आपके पास होगी, आप उसको खुद ब खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम है। सी 36(4) एक्चुअल में अब आ गया यहाँ पे 36(4). ये वही रूल है जहां पे मैंने बताया कि जीएसटीआर 2A में आप जो भी जीएसटीआर 2A में वैल्यू दिख रही उसका मैक्सिमम 110%, यानी 10% एक्स्ट्रा 10% एक्सेस अमाउंट आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। हालांकि ये पहले 20% हुआ करता था, लेकिन आज के दिन में मैक्सिमम 10% ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, जो कि आपके जीएसटीआर 2A में अवेलेबल है। एट्रीब्यूट्स ऑफ रिकंसिलेशन ऑफ आईटीसी। टैक्सपेयर may avail full ITC in respect of IGST paid on import। इंपोर्ट के केस में उसको पूरा का पूरा आईटीसी मिल जाएगा, उसमें वेट करने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट इशूड अंडर आरसीएम, आरसीएम के केस में फुल आईटीसी मिल जाएगा, जीएसटीआर 2A से मैच करने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट रिसीव फ्रॉम आईएसडी, इस केस में भी जीएसटीआर 2A से मैच करने की जरूरत नहीं है। विच आर आउटसाइड एम्बेड ऑफ 37(1), मतलब इस रूल के हिसाब से अगर वो आईएसडी फॉल करता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको उसके 2A से मैच करने की जरूरत नहीं, वो आईटीसी पूरा ले सकता है। रिस्ट्रिक्शन ऑफ 36(4) will applicable only on the invoices, debit note
विच क्रेडिट इज अवेल्ड आफ्टर 9 ऑफ अक्टूबर 2019। 36(4) जो है अप्लीकेबल कब से, अक्टूबर 2019 से अप्लीकेबल है, यानी कि आज हम लोग बैठे हैं अक्टूबर नवंबर 2020 में, तो ऑब्वियस बात हमें हर रिटर्न फाइलिंग करने से पहले जीएसटी के रिकंसिलिएशन, जीएसटीआर 2A का रिकंसिलिएशन करना कंपलसरी बन जाता है। द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज इज नॉट सप्लायर वाइज। यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि आप जो वो मैंने बताया था ना 1000 रुपए में आपको खाली आईटीसी 880 मिलेगा, तो यहाँ पे जो आपको 120 का जो गैप हुआ ना, वो 120 कौन से सप्लायर से लॉस हुआ, ये सप्लायर वाइज डिटेल नहीं मिलेगा, ये एग्रीगेट है। यहाँ पे क्या है, द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज इज नॉट सप्लायर वाइज, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन सप्लायर वाइज नहीं है कि कौन से सप्लायर से। द क्रेडिट अवेलेबल अंडर 36(4)B इज लिंक टू द टोटल एलिजिबल क्रेडिट फ्रॉम द सप्लायर अगेंस्ट ऑल दो सप्लाई डिटेल हैव बीन अपलोडेड बाय सप्लायर। अब उसमें किसने अपलोड किया किसने नहीं किया वो नहीं देखना अपने को, टोटल से मैच करना, टोटल अमाउंट में कितना डिफरेंस हो, कितना आईटीसी ले सकते हो, सप्लायर वाइज किसका आईटीसी मिला किसका आईटीसी नहीं मिला वो नहीं देखना अपने को। एलिजिबल आईटीसी टू बी टेकन बाय एक्सक्लूडिंग आईटीसी 17.5, जो आईटीसी अवेलेबल नहीं है, दैट इज 17.5 में आईटीसी ब्लॉकेज, जिसका आईटीसी हम लोग नहीं ले सकते। टैक्स पेयर मे हैव टू असर्टेन द सेम from his auto-populated form GSTR 2A as available on the due date of filing of GSTR 1। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, GSTR 2A हमें मैच करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ, रूल के साथ मैच करना 36(4) के साथ कि हम मैक्सिमम 110% ले सकते हैं। तो हम हैवीली डिपेंड करेंगे हमारे सप्लायर के ऊपर कि हमारा सप्लायर जो है रिटर्न फाइल टाइम पे कर दे। लेकिन आपके मान लो 100 सप्लायर है, तो क्या सारे के सारे 100 सप्लायर हर महीने की 11 तारीख को फाइल कर देंगे? बिल्कुल नहीं। 100 में से 20 सप्लायर ऐसे होंगे जो क्वार्टरली फाइल करते होंगे, फिर तो वो तो नहीं अपलोड करेंगे। 100 में से फिर 20 तो ऐसे निकल गए, 80 सप्लायर ऐसे होंगे, 80 में से भी मान लो 60 सप्लायर ऐसे होंगे जो 11 तारीख को फाइल कर देते होंगे, परफेक्ट। अब बचे 20 में से भी 10 लोग जो है ना 2 दिन के बाद फाइल करते, 13 तारीख को फाइल करते, बचे 10 में से 5 लोग फाइल करते 16 तारीख को, बचे 5, अब 5 लोग फाइल करेंगे 20 तारीख को XYZ रीजन के साथ में, ड्यू टू बैंकिंग प्रॉब्लम, फंड इश्यू, कुछ भी इश्यू हो सकता है। तो ऐसे केसेस में GSTR 2A का जो अमाउंट है वो डेफिनेटली टाइम पे क्या होते रहता है, अपडेट होते रहता है। बिकॉज कुछ सप्लायर फाइल करेंगे 11 को, कुछ 13 को, कुछ 15 को, कुछ 20 को, तो टाइम पे ये क्या होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। तो बीइंग अ पर्सन, मुझे तो 20 तारीख को GSTR 3B फाइल करना है, तो मैं कब डाउनलोड करूं GSTR 2A? GSTR 2A तो रूल के हिसाब से देखा तो 12 तारीख को डाउनलोड करना चाहिए। अब 12 तारीख को अगर आप डाउनलोड करके प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो तो प्रॉब्लम क्या होगी मालूम है, 60% लोगों ने जो फाइल किया, 16 लोगों ने फाइल किया, 60 वो लोग का इनपुट टैक्स आपको GSTR 2A में दिखेगा, बाकी जो अभी 12 तारीख को फाइल करेंगे, 13 तारीख को फाइल करेंगे, उनका नहीं दिखेगा। तो क्या ऐसे में आपको उसका आईटीसी आप लॉस में बेयर करोगे, आप एक्सेस टैक्स पे करोगे? नहीं। तो इसलिए आपको डिपेंड करना होगा, आपको प्लान करना होगा कि आपके सप्लायर सारे के सारे टैक्स फाइलिंग प्रॉपर टाइम पे करें। आप उनके साथ ऐसे डील करो कि जब तक वो सर्टिफिकेट इशू कंफर्मेशन नहीं देते कि आप हमारा टैक्स पे हो जाता है, हम फाइल कर देंगे टाइम पे, तब तक आप उनका जीएसटी पोर्शन होल्ड कर सकते हो। बट याद रखना 180 डेज के अबाउ उनका होल्ड मत करना, बिकॉज आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट फिर आपको रिवर्स करना पड़ सकता है। तो अपने सप्लायर के साथ डील करो, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, उनके साथ बात करो कि भाई प्लीज टाइम पे फाइल करो, सो दैट वी कैन क्लेम फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट विदाउट लूजिंग एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम GSTR 2A। और क्या बात हो सकती है, आईटीसी टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू, अभी 10% है, यहाँ पे 20% लिखा हुआ है, 10% ऑफ द एलिजिबल आईटीसी अपलोडेड बाय सप्लायर नाउ रिड्यूस टू 10% इफेक्टिव फ्रॉम 26 December 2019। The balance ITC may be claimed by the taxpayer in any form succeeding months providing details of the required invoice are uploaded by the supplier। तो बैलेंस जो है आप उसको आगे क्लेम कर सकते हो, आईटीसी जो बचा हुआ आगे क्लेम कर सकते हो, लेकिन अगर वो आगे फाइल करेगा तो he can claim proportionate ITC as and when the details of some invoices are uploaded by the supplier provided the credit note invoices the details of which are not uploaded remains under 20% of the eligible input tax credit the details of which are uploaded by supplier। कहने का मतलब प्रोपोर्शनेट आईटीसी मिलेगा उसको, जो रूल कहता है रूल 36(4) के हिसाब से। टैक्स पेयर में अवेल फुल आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पीरियड एज एंड व्हेन इनवॉइसेस आर अपलोडेड बाय द सप्लायर टू द एक्सटेंट एलिजिबल आईटीसी, यानी कि अगर वो पूरा का पूरा इनपुट अपलोड कर देता है तो जाके उसको पूरा आईटीसी मिल सकता है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको आईटीसी पूरा क्लेम कर सकता है। भले वो 2 महीने बाद करे, लेकिन 2 महीने बाद करेगा, 2 महीने बाद उसको पूरा का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट वो क्लेम कर सकता है। पीरियड वाइज रिकंसिलिएशन, अब हम थोड़ा सा पीरियड वाइज रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देखते हैं। अक्टूबर 2019 का ये एक स्टेटमेंट है।
अब इसको हम समझते हैं ये पूरा का पूरा केस, ऐसे ही हम 3 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का भी देखने की कोशिश करेंगे। अब समझो ये वर्क कैसे करता है। एग्जाम्पल, टोटल आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2A, 2A में जो आपका आईटीसी है सीजीएसटी 72, एसजीएसटी 72, आईजीएसटी के सारे जीरो, एग्जाम्पल अब इग्नोर करो। जिसमें से इनएलिजिबल आईटीसी है 1 लाख का, तो छोड़ दो, इसका तो नहीं मिलेगा। इसमें 9000 सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईटीसी इन जीएसटीआर 2A बट इनवॉइस नॉट रिसीव। बुक्स में कुछ ऐसे इनपुट टैक्स दिख रहे हैं जिसका हमारे पास इनवॉइस नहीं, तो इसका भी आईटीसी नहीं ले सकते, बिकॉज टैक्स इनवॉइस नहीं है तो आप आईटीसी नहीं ले सकते। अभी हमने पीछे देखा ITC of earlier period for which ITC taken in the current period, ITC of earlier period for which ITC taken in current period। अब इस केस में क्या, पिछले महीने का ITC जो हम इस महीने ले रहे हैं, दैट इज उसको ऐड कर लेना है आपको यहाँ पे। एलिजिबल ITC एज पर GSTR 2A, तो एलिजिबल ITC क्या बन गया यहाँ पे, पूरा का पूरा सब टोटल करने के बाद ये आपका एलिजिबल ITC बन जाता है GSTR 2A का। अब आपको यहाँ पे निकालना है 110% ऑफ एलिजिबल। अभी यहाँ पे 120 दिया हुआ तो आप 120 से कर सकते हो। तो ये अमाउंट हो गया 64,800, यानी कि आप मैक्सिमम इतना ही आईटीसी क्लेम कर सकते हो। नाउ आईटीसी एज पर बुक्स, अब आपके बुक्स में दिख रहा है सीजीएसटी 90,000, तो ऐसे केसेस में आईटीसी अलाउड फॉर द करंट पीरियड विच एवर इज लोअर यानी कि 64,800, इतना ही आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो। जो बैलेंस बचा 25,200, ये आपको आईटीसी कैरी फॉरवर्डेड फॉर द करंट पीरियड, यानी कि आपको ये कैरी फॉरवर्ड करना होगा बिकॉज आपके सारे सप्लायर लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया है। और उसके बाद आपको ये भी देखना होगा इनवॉइस नॉट अपलोडेड। आपके कितने ऐसे पार्टी है जिसने आपके बुक्स में एंट्री दिख रही है लेकिन वो लोगों ने अपलोड नहीं किया, दैट इज 36,000 रुपीज का इनवॉइस टू बी अपलोडेड फॉर द फुल क्रेडिट, जिसका अभी भी इनवॉइस अपलोड आना बाकी है। 21,000 आईटीसी फॉर द प्रायर पीरियड, आईटीसी फ्रॉम द शीट, यानी कुछ भी अगर अवेलेबल है कि पिछले शीट का कोई आईटीसी बाकी है, आईटीसी टू बी अवेल्ड 64,800, यानी कि 64,800 ही आपको आईटीसी मिलेगा बिकॉज एज पर रूल 110%। बाकी जो आईटीसी आपके सप्लायर ने अपलोड नहीं किया, जैसे अपलोड करेंगे नेक्स्ट मंथ में आप उसको आईटीसी ले सकते हो। तो ये पूरा का पूरा केस स्टडी है। सिमिलरली नवंबर, मैंने नवंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का और नवंबर के पूरे डिटेल केस स्टडी के तौर पे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब यही चीज आप अपने यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। आप ये शीट को, ये पीपीटी फाइल को आप अपने यहाँ पे इंप्लीमेंट करके एक्सेल शीट में उसकी वर्किंग बना के कर सकते हो, जहां पे आपको ये प्रोसेस फॉलो करना होगा बिफोर फाइलिंग ऑफ योर जीएसटीआर 3B रिटर्न फॉर ईच मंथ। हमने यहाँ पे पीरियड ऑफ रिकंसिलिएशन जनवरी 2020 का सिमिलर वे से है। यहाँ पे भी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के केसेस दे रखे हैं जहां पे आपको आईटीसी की लेने के लिए आपको सारे के सारी वर्किंग करनी पड़ेगी और विच एवर इज लोअर के हिसाब से आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। आईटीसी अलाउड फॉर करंट मंथ, आईटीसी आपको 59,400 आपको दिख रहा है जो कि वर्किंग के हिसाब से है, लेकिन आपकी बुक्स में 40,000 है। आपको 59,400 2A के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन आपको बुक्स के हिसाब 40,000, तो ऑब्वियस बात 40,000 ही आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हो। आप मैक्सिमम 59,400 क्लेम नहीं कर सकते हो। बुक्स में ही आपका 40,000, तो बुक्स में 40,000 ही आपको इनपुट टैक्स मिलेगा, उसका 59,400 आपको आईटीसी नहीं मिलने वाला एज पर वर्किंग के हिसाब से। तो ये वर्किंग मैकेनिज्म कैसे काम करता है, तो पीपीटी फाइल से आप डेफिनेटली अपने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। अच्छा, क्यूमुलेटिव, अभी ये कोविड-19 की वजह से क्या हुआ था कि फरवरी टू अगस्त तक का क्यूमुलेटिव, यानी कि आपको ये जो 36(4) रूल काम नहीं कर रहा था वो हटा दिया गया था टाइमिंग के लिए, लेकिन अब अगस्त जैसे ही खत्म हुआ तो ये वर्किंग वापस चालू हो गई। और ऐसे केस में क्यूमुलेटिव आपने आईटीसी जो भी क्लेम किया है, मेक श्योर कि सारे के सारे इनवॉइसेस आपके पोर्टल पे अपलोडेड होने चाहिए, बिकॉज ये जो 36(4) रूल है 20 फरवरी 2020 से अगस्त 2020 के बीच में सिंपल नहीं काम कर रहा था, उसको ब्लॉक कर दिया गया था। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कोई भी फॉलो नहीं करा, रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे ही अगस्त खत्म होता है तो आपको ये मेक श्योर करना है क्यूमुलेटिव बेसिस पे कि सारे के सारे जो इनपुट टैक्स आपने क्लेम किए हैं एज पर बुक्स के हिसाब से वो सारे के सारे जीएसटीआर 2A में अवेलेबल होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपको उसका आईटीसी आपको उतना कम करना पड़ेगा आने वाले मंथ के रिटर्न में। तो ये सब सारी की सारी वर्किंग वही है। अब प्रैक्टिकल प्रोसेस ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 फाइलिंग करने के लिए प्रोसेस क्या है, जीएसटी पोर्टल लॉगिन करो, रिटर्न डैशबोर्ड में जाओ, आपका ऑप्शन सिलेक्ट करना, क्वार्टरली फाइलिंग करना या मंथली फाइलिंग करना बेस्ड ऑन टर्नओवर दैट इज 1.5 CR, आप जो भी सिलेक्ट करो उसके हिसाब से मूव करो। आपको मंथ सिलेक्ट करना है दैट इज जीएसटीआर 1। यहाँ पे जीएसटीआर 1 ये पहले का जीएसटीआर 1A अभी अप्लीकेबल नहीं है, जीएसटीआर 1A छोड़ दो,
GSTR 2 भी एक रिटर्न फाइलिंग हुआ करती थी, GSTR 2 रिटर्न फाइलिंग बंद हो चुकी है। अब GSTR 1 फाइलिंग कैसे करना वो देखते हैं। दो मेथड दिया हुआ, प्रिपेयर ऑनलाइन, प्रिपेयर ऑफलाइन। यहाँ पे खाली हम थ्योरेटिकल पार्ट देख रहे हैं, प्रैक्टिकल पार्ट देखना है तो मैंने बताया कि GSTR 1 फाइलिंग करने का प्रैक्टिकल पार्ट हमने ऑलरेडी दूसरी वीडियो में कवर कर रखा है, जिसको आप चाहो तो उसको भी रेफर करके स्टडी कर सकते हो, जहाँ पे हमने टैली प्राइम से रिटर्न फाइलिंग कैसे करना GSTR 1 वो भी डिस्कस किया हुआ है। तो आपको सेलेक्ट करना प्रिपेयर ऑनलाइन, प्रिपेयर ऑफलाइन, जैसे भी आपको लगे। 1-2 एंट्री है, 10 एंट्री है तो प्रिपेयर ऑनलाइन में जहाँ पे मैनुअली आप एंट्री जाके फीड कर सकते हो, और प्रिपेयर ऑफलाइन यानी कि टूल होती है जिसके थ्रू सारी की सारी एंट्री आपके सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट करके पोर्टल में अपलोड कर सकते हो। आप वहां पर जाओगे तो यहाँ पे B2B इनवॉइसेस, B2C लार्ज, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सारे के सारे आप यहाँ पे जाके टैब क्लिक करके आप सारे के सारे एंट्री यहाँ पे अपलोड कर सकते हो 1 by 1 मैनुअली ऑनलाइन मेथड में। ऑफलाइन में तो सारी एंट्री यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगी। जहां पे आप जब इनवॉइस अपलोड करने आओगे तो यहाँ पे रिसीवर का GST नंबर, पार्टी का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा बेस्ड ऑन GST नंबर, इनवॉइस नंबर क्या इशू किया, इनवॉइस का डेट क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, इनवॉइस की वैल्यू क्या है, और उसका नीचे उसका टैक्स रेट क्या अप्लीकेबल है, उस टैक्स रेट के हिसाब से टैक्सेबल वैल्यू क्या है, उसका IGST क्या है या फिर CGST SGST, तो CGST SGST का अमाउंट कितना है। और ये जैसे ही आप ऐड कर लोगे तो ये इनवॉइस आपके पोर्टल पे वहां पे दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर क्रेडिट नोट, डेबिट नोट है तो सिमिलरली रिसीवर नंबर क्या है, रिसीवर का GST नंबर क्या है, क्रेडिट नोट, क्रेडिट डेबिट नोट नंबर क्या है, डेट क्या है, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या है जिसके अगेंस्ट हम डेबिट नोट या क्रेडिट नोट रेज कर रहे हैं, ओरिजिनल इनवॉइस डेट क्या है, उसकी लिमिट क्या हम लोग को मालूम है लिमिट क्या होनी चाहिए, क्रेडिट नोट टाइप क्या है, नोट की टाइप क्या है, डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है वो मेंशन करना पड़ेगा, नोट की वैल्यू क्या है, सप्लाई टाइप क्या है, इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट है, उसके हिसाब से टैक्सेबल वैल्यू CGST SGST जो भी एप्लीकेबल होगा तो ये भी वहां पे अपलोड रहती है। तो B2B अपलोड किया तो B2B में अपना क्रेडिट नोट में अपलोड किया तो क्रेडिट नोट में, B2C लार्ज में अपलोड किया तो B2C लार्ज में। यहाँ पे एक्सपोर्ट इनवॉइसेस की बात हो रही है तो एक्सपोर्ट के केसेस में अपलोड करना इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, अगर आपका गुड्स है पोर्ट के थ्रू जा रहा है तो पोर्ट कोड कंपलसरी, दैट इज जहाँ पे स्टार मार्क है वो कंपलसरी फील्ड है, और जहाँ पे स्टार मार्क नहीं है वहाँ पे कंपलसरी फील्ड नहीं है। बट आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर डेटा आप डाल सकते हो तो डाल दो, अदरवाइज आपका अगर टैक्सेबल एक्सपोर्ट है तो आपको रिफंड क्लेम करने में आसानी होगी। पोर्ट कोड, शिपिंग बिल डिटेल, शिपिंग बिल डेट एंड एक्सपोर्ट डेट, टोटल इनवॉइस वैल्यू, GST पेमेंट के साथ है और विदाउट पेमेंट है, जैसा भी एप्लीकेबल। अगर विद पेमेंट है तो आपको GST रेट नीचे मेंशन करना पड़ेगा, अगर विदाउट पेमेंट है तो यहाँ पे सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू मेंशन करनी है और टैक्स अमाउंट वहां पे फिलअप नहीं होगा, ऑटोमेटिक फिलअप नहीं होगा। अमेंडमेंट, अब B2B इनवॉइस को अमेंड कर सकते हो। अमेंड कैसे कर सकते हैं मैंने बताया था, अमेंड एनी रीजन की वजह से अगर कुछ अमेंड करना पड़ा तो अमेंड कर सकते हो। अमेंड करने के लिए आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, वो इनवॉइस नंबर डालना है जिसको आप अमेंड करना चाहो, उसकी डिटेल बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ सकती है। और यहाँ पे अमेंड करने का तरीका ये है कि जो जो फील्ड आपको हाईलाइटेड नहीं है, जैसे कि यह पार्टी का नाम हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन अगर ये GST नंबर हाईलाइटेड तो GST नंबर ही चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने इनवॉइस नंबर जो 789 था बुक्स में, 789 नंबर जो है ट्यूजेसिया को नहीं दिया, आपने जो पार्टी है तुषारा उसको नहीं दिया, आपने किसी और पार्टी को दिया था 789 नंबर, लेकिन गलती से अपलोड करते वक्त 789 इस पार्टी के नाम से हो गया। तो अगर आप चाहो 789 इनवॉइस मुझे किसी दूसरे पार्टी के नाम जो एक्चुअल पार्टी है उसको देना है तो यहाँ से GST नंबर निकाल दो, उस पार्टी का GST नंबर डाल दो, बाकी सारी डिटेल ऐसे फिलअप कर दो एज इट इज और ये इन्फॉर्मेशन सेव कर दो, तो ये इनवॉइस ऑटोमेटिक अमेंड हो जाता है। और जो वो एक्चुअल इनवॉइस है जो तुषारा के वो जाके आप ऐड कर दो, या फिर उसको भी अमेंड करना तो उसको अमेंड कर लो, वो भी अमेंड हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करनी है, टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल आइटम डिटेल, टैक्स रेट क्या है, GST डिटेल, ये दैट इज मैनुअली की बात हो रही है, आप मैनुअली फिल कर सकते हो। B2C अदर यानी कि B2C स्मॉल, B2C स्मॉल के केसेस में 2.5 लाख के नीचे जितने भी सप्लाई है, चाहे इंटरस्टेट चाहे इंट्रास्टेट, जहाँ पे पार्टी GST रजिस्टर्ड नहीं है तो उनका स्टेट वाइज हमें इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। प्लेस ऑफ सप्लाई यानी कि स्टेट, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, सप्लाई टाइप क्या है, रेट क्या है, GST ऑफ ई-कॉमर्स ऑपरेटर, उसका अमाउंट सेव करो। सारे के सारे अमाउंट फिलअप करके यहाँ पे अपने को डिटेल डालना है। नील रिलेटेड सप्लाई कितना है, दैट इज ये नील रिलेटेड यानी कि 8A 8B CD, जहाँ पे नील रिलेटेड आपने कितना सप्लाई किया है, इंटरस्टेट, रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, इंट्रास्टेट में रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, तो कितना सप्लाई किया, नील रिलेटेड, एग्जाम सप्लाई, नॉन GST सप्लाई, ये सारे के सारे डिटेल आपको फिलअप करने तो जाके आपका GSTR 1 डेटा कंप्लीट होता है। एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, आपको कितना एडवांस आया, उस पर कितना आपको टैक्स किस स्टेट से आया, कौन से स्टेट से कितना अमाउंट आया और टैक्सेबल अमाउंट कितना, फिगर कितना था, वो सब डालना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मैं ये डिटेल फास्ट फॉरवर्ड में कर रहा हूं इसलिए बिकॉज
कि ये चीजें डिटेल में हमने प्रैक्टिकल लेवल पे ऑलरेडी दूसरे टॉपिक में कवर किया है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, इसलिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है, यहाँ पे थियोरेटिकल एस्पेक्ट है। तो जस्ट मैं आपको ओवरव्यू के तौर पे ये दिखा रहा हूँ कि रिटन फाइलिंग आपको हर एक टेबल कहाँ पे क्या क्या फीड करनी होती है। सारा डिटेल फीड करने के बाद आपको जनरेट GSTR1 करना है, सो दैट सारा डिटेल अपलोड हो जाए, अपडेट हो जाए। आई एक्नॉलेज, सबमिट करने के बाद 2 से 3 मिनट वेट करना है, फिर आपका टैब ओपन हो जाएगा फाइलिंग करने के लिए। आपका अगर OTP के साथ फाइल करना है तो EVC, अगर डिजिटल सिग्नेचर के साथ फाइल करना है तो DSC। रिटर्न फाइलिंग सक्सेसफुल। तो ये तो हो गया आपका GSTR1। GSTR3B में वापस से आपको GSTR3B में रिटर्न पीरियड सिलेक्ट करना है और अप्लीकेबल फील्ड कि आपका नीट फाइलिंग है तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो आपके जो भी, अगर आपने आउटवर्ड सप्लाई किया, इनवर्ड सप्लाई, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, नॉन GST सप्लाई अगर है तो आपको ये सारे के सारे टैब ऑप्शन यस और नो करना अकॉर्डिंगली। 3.1 जो कि हमने टेबल देखा, डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखा 3.1 में क्या क्या फिलअप करना है। 3.2 3.1 का ही पार्ट है। 4 में हमें ITC, 5 में एग्जाम नील इनवर्ट सप्लाई, इंटरेस्ट एंड लेट फीस अगर कुछ है तो ऑटो पॉपुलेट, ये इंटरेस्ट एंड लेट फीस जो है ना वो ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेट कर लेता है, उसको हमें करने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंगली वो जनरेट कर लेगा। यहाँ पे हमें दिखाना है आउटवर्ड सप्लाई, दैट इज नॉर्मल B2B सप्लाई के केसेस में, और ये एक्सपोर्ट के केसेस में जहाँ पे टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल है। नी रिलेटेड सप्लाई जहाँ पे CGST IGST कुछ भी नहीं है। RCM इनवर्ट सप्लाई फॉर RCM, यहाँ पे RCM के लिए हो गया, नॉन GST सप्लाई। फिर यहाँ पर आता है 3.2 जहाँ पे हमने बताया कि हमने इंटरस्टेट कितने सप्लाई किए जो कि अनरजिस्टर्ड है, चाहे वो कंपोजिट डीलर हो, अनरजिस्टर्ड डीलर हो या UIN होल्डर हो, तो हमने कितना सप्लाई किया, उसका टैक्स अमाउंट क्या बनता है, उसका स्टेट वाइज इन्फॉर्मेशन भी डालनी पड़ेगी। ITC में हमने इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ऑल अदर ITC सारे टैब, दैट इज एज पर रूल के हिसाब से ITC कितना रिवर्स किया, ITC नॉट एलिजिबल, इनएलिजिबल ITC, ये फिलअप करने के बाद हमारा पूरा का पूरा एग्जाम सप्लाई डालना है। सारा टैब फिलअप हो जाता है। इंटरेस्ट लेट फीस हमें जाके कंफर्म कर देना है कि हाँ इंटरेस्ट जो लेट फीस आ रहा है वो प्रॉपर है, इंटरेस्ट अगर कुछ डालना है तो डाल सकते हो, अप्लीकेबल है तो। फिर प्रीव्यू करना है, प्रीव्यू यानी कि सेव कर देना है, प्रीव्यू करना है। फिर हमें आगे बढ़ते हैं तो कंप्यूटेशन के लिए बढ़ेंगे तो हमारे पास कैश बैलेंस कितना अवेलेबल है, क्रेडिट बैलेंस कितना अवेलेबल है, उसके हिसाब से हमारा जो लायबिलिटी बनती है वो क्रेडिट की तरह एडजस्ट होगा, और जो भी हमारा पेबल अमाउंट होगा वो आगे के टैब में दिखता है और हमें पे करना है। मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर, जैसे हम मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर करेंगे हमारा जो इनपुट टैक्स लायबिलिटी है वो आउटपुट के साथ एडजस्ट हो जाता है और कैश बैलेंस भी एडजस्ट हो जाता है और हमारा रिटर्न फाइलिंग सबमिट हो जाता है, लेकिन फाइल नहीं होता है। जैसे हम इसको सबमिट ओके कर देंगे, सबमिट हो जाएगा, आगे चल के हम इसको रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एडिशनल कैश रिक्वायर्ड, हमें इतना रुपया पे करने की जरूरत पड़ेगी तो हमें बाहर जाके चालान पे करने की जरूरत नहीं है, यहीं से बटन दबाएंगे क्रिएट चालान तो डायरेक्टली पेमेंट हमें पेमेंट करने के लिए ऑप्शन पे चालान पे लेके चला जाएगा। पेमेंट कर दिया, यहाँ से पेमेंट कर दिया ऑटोमेटिकली, क्रिएट चालान, ई पेमेंट, RTGS, ओवर द काउंटर, जैसा भी ऑप्शन है, मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे पेमेंट एडिशनल कैश बैलेंस की जरूरत नहीं है। फाइल हो गया, पार्टी का नाम DSC EVC के साथ फाइल किया और कहानी खत्म, रिटर्न फाइलिंग डन। तो रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में किया, थोड़ा सा नहीं मतलब काफी फास्ट फॉरवर्ड में किया, बिकॉज दिस इज जस्ट थ्योरेटिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट आप जब करोगे तो आपको डिटेल में और समझ में आएगा। सो अगर आप चाहो तो इसी वीडियो को वापस से प्ले करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहो प्रैक्टिकल देखना चाहो कि टैली प्राइम से, टैली ERP9 से रिटर्न फाइलिंग कैसे होता है, तो उसका प्रैक्टिकल भी हमने लाइव जो वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है। GSTR1 का कुछ 1 घंटे 20-25 मिनट का वीडियो है और GSTR3B का कुछ ऑलमोस्ट 2 घंटे का वीडियो है, आप जाके वहां पे देख सकते हो। GSTR2A रिकंसिलेशन कैसे करना उसका भी वीडियो इंक्लूडेड है, आप वो भी देख सकते हो। सो ऑलमोस्ट हर एक पार्ट हमने डिटेल में कवर किया हुआ, आप देखना चाहो तो बिल्कुल देख सकते हो, जहाँ पे हमने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कवर किया कि क्या क्या चैलेंजेस और भी हमें फेस करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग और रिटर्न्स। तो ये तो हो गया अपना पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट ऑन रिटर्न्स एंड पेमेंट, जहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न्स क्या होते हैं, पेमेंट कैसे करना है, वॉलेट लेजर क्या क्या है, क्रेडिट लेजर क्या है, टैक्स लायबिलिटी लेजर क्या है, 1 क्या होता है, 3B क्या होता है, प्रोसेस क्या है, ये पूरा का पूरा डिटेल समरी हमने थियोरेटिकल लेवल पे अंडरस्टैंड किया। फॉर एनी क्वेरी और एनी डाउट आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन दिस गिवन कॉन्टेक्ट डिटेल, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। थैंक यू।